चलो बच्चों शुरू करते हैं अपनी फोर्थ यूनिट जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। बहुत ही जीवन में पढ़ेंगे बच्चों, है ना। कुछ ज्यादा इसमें रखा नहीं है और उसके बाद फिफ्थ यूनिट भी करेंगे अपनी, और उसके बाद हम वीडियो अपलोड कर देंगे। और क्या क्या है बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स? फ्लूइड मैकेनिक्स है हमारी जहाँ पर हम फ्लूइड की स्टडी करेंगे, उस पर लगने वाले फोर्स की स्टडी करेंगे, पास्कल लॉ देखेंगे क्या बोलता है ना बच्चों, उसको ड्राइव करेंगे क्या होता है वो, है ना। उसकी मोशन देखेंगे, फोर्स लगाने पे मोशन कैसी आ रही है, और बिना फोर्स के मोशन देखेंगे हम ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल बात है। तो इससे रिलेटेड हम पहले उससे पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं, है ना, जो हमारे काम में आने वाली है। उससे बेसिस भी उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्या क्या है बच्चों? जैसे हम जानते हैं बहुत ही इस चीजें, ये बिल्कुल सिंपल है, जानते हैं। कुछ चीजों को नहीं जानते, उन चीजों को बहुत ईजी में पढ़ लेते हैं। मास डेंसिटी क्या होती है भाई? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। वेट डेंसिटी क्या होती है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। भाई मास और वेट क्या होते हैं? मास हमेशा हर जगह कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट बदलता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। सिंपल बात है, बस मास में और वेट में यही अंतर होता है ना बच्चों। अगर हम मून पे चले जाएंगे तो हमारा मास वही रहेगा, लेकिन वेट बदल जाएगा क्योंकि ग्रेविटी बदल जाएगी। सिंपल बात है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा? स्पेसिफिक जहां भी वर्ड आ जाए इसका मतलब ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि किसी के रेस्पेक्ट देखना चाह रहे हैं कोई चीज स्पेसिफिक, मतलब उसके लिए। जैसे कि बच्चों सुनो, मेरी बात सुनो, एक सिंपल, जैसे कि कोई स्टोन है ना, 1 किलो का, क्या वो वॉल्यूम बहुत कम नहीं लेगा जहां पर भी रखा होगा? लेकिन उसकी जगह पर अगर 1 किलो कॉटन ले तो वो बहुत ज्यादा जगह घेर लेगी। तो स्पेसिफिक का मतलब हुआ कि 1 किलो में कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा, वही लिख रखा है। इट टेल अस हाउ मच स्पेस 1 kg ऑफ सब्सटेंस टेक। तो क्या हो गया बच्चों? स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास, यानी कि स्पेसिफिक यानी कि 1 किलो में कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा। सिंपल बात है, सिंपल बात है बच्चों, है ना। यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऊपर आ रहा है, ध्यान रखना, उल्टा है ये। कभी आप मानो के सिंपल मतलब ऐसे ही कर दो, ऐसे भी यहाँ पर वॉल्यूम ऊपर है। क्यों भाई? हम ये देखना चाह रहे हैं 1 किलो मास कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो वॉल्यूम तो ऊपर ही आना है। सिंपल बात। चलिए फिर ये क्या है भाई? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या है? ये हम ये देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस को, यानी कि किसी लिक्विड को हम कंपेयर किससे करते हैं? वाटर से कंपेयर करते हैं। मतलब इट टेल्स हाउ हैवी समथिंग कंपेयर टू द वाटर, यानी कि कोई कितना फ्लूइड जो है हैवी फ्लो हो रहा है, उसको कितना विस्कस है और कितना कम विस्कस है, कंपेयर करते हैं किससे? हम वाटर से कंपेयर करते हैं। इसलिए यहाँ पर भी देखो स्पेसिफिक आ रहा है। जहां भी कंपेरिजन होगा या फिर पर यूनिट चीजें लेंगे हम, वहां पर क्या आएगा? स्पेसिफिक नाम आना। तो क्या होगा बच्चे? स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सिंपल बात है बच्चों, ये दोनों चीजें हम जानते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम पा जाओ, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है पर्टिकुलर सब्सटेंस का वॉल्यूम जो कि उसका 1 किलो मास कैरी कर रहा होगा। सिंपल बात है। तो मास पर यूनिट क्या हो जाएगा? मास नहीं जाएगा, वॉल्यूम पर आएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गई? ये हम किसी भी सब्सटेंस को या लिक्विड को कंपेयर करेंगे किससे? वाटर से, यानी कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सिंपल बात है, सिंपल वे में पढ़ लिया हमने चीजों को, आगे चलते हैं। अब कुछ चीजें पढ़ते हैं हम बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोनों, तीनों चीजें जिसमें जितनी भी लिख रही हैं यहाँ पर। क्या क्या? डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और पास्कल लॉ। सबसे पहले तो आती है चीजें जो हमने यहाँ पर अभी अभी सुनी है। क्या सुनी है? डायनामिक एक वर्ड, दूसरा वर्ड सुना है काइनेमेटिक, और तीसरा वर्ड सुना हमने विस्कोसिटी। सबसे पहले इसको जान लो क्या होती है ना बच्चों। सबसे पहले जानो विस्कोसिटी क्या होती है। भाई विस्कोसिटी होती है इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स किसी भी लिक्विड का। भाई कोई भी लिक्विड फ्लो होने से, भाई कोई भी नहीं चाहता अपनी अपनी पोजीशन को चेंज करना, है ना। सब में अपना एक इनर्शिया, एक वर्ड आता है इनर्शिया। वो क्या होता है बच्चों? जो अपनी स्टेट में रहने की कोशिश करे, कोई भी चीज करती है वो, है ना। जैसे कि फ्लूइड भी है, फ्लूइड पे कोई फोर्स लगाएंगे वो आगे जाएगा, है ना। तो मतलब कितना आगे जा रहा है वो किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा? वो प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, यानी कि एक तरीके का इंटरनल फोर्स जो कि रेसिस्ट कर रहा है किसी फ्लूइड को बहने से। सिंपल बात है भाई, एकदम सिंपल बात। हमने विस्कोसिटी जान लिया, ये जान लिया हमने विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी यानी कि विस्कस कोई कितना होगा उसके बेस पे हम बता सकते हैं कोई कितना डेंसर है लिक्विड, है ना। जैसे हनी और वाटर को कंपेयर करेंगे अब। चलो भाई अब आगे पढ़ते हैं क्या? डायनामिक, और फिर पढ़ते हैं काइनेमेटिक। डायनामिक बहुत बार सुना होगा तुमने। डायनामिक क्या होता है बच्चों? जब हम किसी भी चीज की स्टडी करें, उसकी मोशन की स्टडी करें विद रेस्पेक्ट टू फोर्स, ध्यान रखना डायनामिक में क्या आएगा बच्चों? फोर्स। क्योंकि बच्चों ये ग्रीक वर्ड है, डायनामिक वर्ड ही बनता है स्टडी ऑफ फोर्स से, अगर आप सर्च करेंगे तो। सिंपल बात है।
तो डायनेमिक कहाँ पढ़ेंगे हम, डायनेमिक में क्या पढ़ेंगे हम, जब हम वेलोसिटी के साथ साथ फोर्स की भी स्टडी करें। अगर बच्चों हमारे देश में रिसर्च होती है तो इसका नाम रख देते हैं हम क्या, बल या धक्का वेलोसिटी ऐसा कुछ रख देते हैं ना। तो ये ग्रीक वर्ड से हम क्या करें, इसका मतलब समझना पड़ेगा ना ग्रीक में ही जाकर। चलो अब ये क्या है बच्चों, आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक का मतलब है बच्चों जहां पर हम मोशन की तो बात करें लेकिन फोर्स की बात नहीं करनी। काइनेमेटिक का मतलब ये होता है, जैसे बच्चों काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है ना बच्चों, वी आ रहा है वहां पर, क्या आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है यहाँ पर। तो यानी कि वेलोसिटी की बात करनी है, फोर्स की बात बिल्कुल नहीं करनी। तो अब आ जाओ वन बाय वन एक एक चीज पर। तो ये क्या होगा डायनेमिक विस्कोसिटी, भाई किसी भी वाटर पे, समझो वाटर रखा हुआ है, कहीं किसी सरफेस पर तुमने एक बूंद गिरा दी है ना। अब क्या करा, अब तुमने हल्का सा हाथ लगा के आगे चला दिया उसे वाटर को, है ना, तो क्या होगा, थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा वो। तो ये क्या हुआ भाई, ये सब कुछ हुआ क्या, यानी कि हमने फोर्स लगाया। इसका मतलब क्या है, डायनेमिक बात कर रहे हैं हम, डायनेमिक्स में बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, उसकी ऊपर वाली लेयर खिसक जाएगी आगे को। ऊपर वाली लेयर क्यों खिसकी, क्योंकि नीचे वाली लेयर चिपकी हुई है फर्श से या फिर जिस भी सरफेस पर तुमने डाल रखा होगा वो। तो बच्चों जब कोई चीज नीचे स्टिक हुई भी हो और केवल ऊपर वाले सरफेस पर उसके फोर्स लगे तो उस फोर्स को हम शेयर फोर्स बोलते हैं, शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था पहली यूनिट में, बोल तो नहीं गए, है ना बच्चों। जो टेंशियल फोर्स लगे, टेंजेंशियल फोर्स लगे, टेंजेंशियल मतलब एक ही पॉइंट को छू कर जाएगा फोर्स, वो कौन सा फोर्स होता है, यानी कि उसे बोलते हैं हम शेयर स्ट्रेस। आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या लगा रहे हैं बच्चों, शेयर स्ट्रेस लगा रहे हैं कहाँ पर, ऊपर वाली लेयर पे वाटर की। क्यों, क्योंकि नीचे वाली लेयर तो स्टिक हुई पड़ी है, चिपकी पड़ी है ना सरफेस से। सिंपल बात है भाई। तो अगर आगे चलाएंगे हम उसको तो क्या होगा, नीचे वाली लेयर रुक जाएगी और आगे वाली फोर्स लगा के आगे चली जाएगी और शेयर स्ट्रेन आ जाएगा। यानी कि एक तरीके से शेयर स्ट्रेस फोर्स लगेगा वहां पर और उसमें क्या होगा, एक तरीके की विस्कोसिटी आ जाएगी, या फिर उसे ही बोलेंगे हम डायनामिक विस्कोसिटी। सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया इतना भाई, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ रेगुलर, कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा तुम्हें ये क्या हो रहा है। सिंपल बात है, डायनामिक का मतलब फोर्स की स्टडी कर रहे हैं, मोशन की तो स्टडी ऑब्वियसली कर रहे हैं वहां पर, है ना। और विस्कोसिटी यहाँ पर देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, नीचे कोई लिक्विड रखा है किसी सरफेस पे चिपका हुआ, उसको फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर फोर्स लगाएंगे और एक सरफेस को चिपका देते हैं हम, है ना, तो उस फोर्स को बच्चों क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेस बोलते हैं उसे, है ना, या फिर टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं उसे। सिंपल बात है। अब यहाँ पर आते हैं बच्चों सर आइजैक न्यूटन, अपने महान साइंटिस्ट। इसलिए सर लगता है, किसी भी साइंटिस्ट के पीछे, नाम के पीछे सर नहीं लगता, इनके पीछे लगता है, सबसे महान साइंटिस्टों में से एक। इन्होंने कुछ स्टडी करी इस पे और अपने रिजल्ट दिए। इन्होंने क्या कहा कि भाई जो शेयर स्ट्रेस हम लगा रहे हैं, यानी कि एक तरीके का फोर्स लगा रहे हैं, वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, वो ऑब्वियसली किस चीज पर डिपेंड करेगा बच्चों, जो वेलोसिटी में चेंज आया है, किसकी वेलोसिटी में चेंज आया, ऊपर वाली लेयर की। और किस और चीज किस पर डिपेंड करेगा भाई, लेयर की आपस में डिस्टेंस कितनी है, उनके बीच में कितना गैप है, दो चीजों पर डिपेंड करेगा। तो यही इनका रूल है। देखो न्यूटन ने क्या कहा, ये क्या है बच्चों, शेयर स्ट्रेस डिपेंड करेगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन, तो किसमें बच्चों, चेंज इन लेंथ, दोनों आपस में जो लेयर, एक तो नीचे वाली चिपकी हुई और एक जिस पर फोर्स लगाया उस पे। सिंपल बात है। यहाँ पर क्या आ गया, कोफिशिएंट, एक विस्कोसिटी कोफिशिएंट आ गया। ये क्यों आया बच्चों, यही तो बताएगा कोई कितना विस्कस है, कोई कितना आगे जाएगा, यही तो कोफिशिएंट बताएगा। तो म्यू क्या आ गया बच्चों, विस्कोसिटी क्या आ गई, टो डिवाइडेड बाय डी यू बाई डी वाई। रटो मत कुछ भी, कोई भी एक्सप्रेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है इस चैनल पर आने के बाद, क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम डेप्थ से पढ़ रहे हैं चीजों को। सिंपल बात है, इसलिए रटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर सर आइजैक न्यूटन ये बोल रहे हैं कि जो शेयर फोर्स है यानी कि शेयर स्ट्रेन है, वो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। ऑब्वियसली इसी चीज पर डिपेंड करेगी बच्चों। अगर तुम इसको घटा दोगे भाई, इसको घटा दो, उनके लेयर के बीच की डिस्टेंस को घटा दो, तो क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा शेयर स्ट्रेन, है ना। और अगर इसको बढ़ा दोगे तो ये बढ़ जाएगा भाई, वेलोसिटी, ऑब्वियसली वेलोसिटी बढ़ रही होगी ना उसकी, जब हम ज्यादा फोर्स लगा रहे होंगे। तो ऑब्वियसली बात है, तो इन्होंने बता दिया और इससे हमने रिलेशन निकाल लिया, बात खत्म हुई। आगे चलो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगी भाई, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का सिंपल सी बात है, यहाँ पर फोर्स की बात आनी ही नहीं, क्योंकि काइनेमेटिक की बात कर रहे हैं। तो स्टडी किसकी करेंगे हम, केवल वेलोसिटी की स्टडी करेंगे। तो अब मुझे बताओ बच्चों, वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी इसकी, भाई एक बात बताओ,
जो जितना ज्यादा विस्कस होगा उतना ज्यादा डेंसर होगा वो। भाई विस्कोसिटी क्या थी, अभी अभी हमने म्यू पढ़ा। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी है ये एक तरीके से का रेसिस्टिव फोर्स है लिक्विड का, जो कि लिक्विड को बहने से रोक रहा है। सिंपल बात है। तो जितना जो डेंसर उसकी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी। तो क्या हुआ बच्चों देखो, क्योंकि वे फोर्स की तो बात करनी नहीं, तो किसकी बात करनी पड़ेगी? डेंसिटी की बात करनी पड़ेगी हमें, है ना, सिंपल सी बात है। तो जितना ज्यादा डेंसर उतनी ज्यादा उस पर लगेगी क्या? विस्कोसिटी होगी उतनी। तो यहाँ पर क्या आ गया? कोफिशिएंट आ गया। इस कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बराबर क्या हो गया? म्यू बाई, ये किसके बराबर हो गया बच्चों? ये उल्टा हो गया क्या? उल्टा लिख दिया हमने इसे। एक मिनट, सीधा लिख लो, कोई बात नहीं। ये हो गया बच्चों, म्यू डिपेंड करा सिग्मा पे, सॉरी रो पे, और म्यू इज इक्वल टू आ गया हमारा न्यू इंटू सिग्मा, और इससे आ गया ये वाला रिलेशन। सिंपल बात है बच्चों, ये आ गया। ये क्या आ गया हमारा? इसे क्या कहेंगे हम? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसमें क्या दिक्कत है? सिंपल बात है, हो गया दिक्कत, काम खत्म बच्चों हमारा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का भी ये डिफरेंस आता है लिखने को और हम रटते फिर हो जाते हैं। कुछ ही नहीं रटना है हमें। आगे जाओ, पास कर लो। क्या बोल रहा है भाई? पास कर लो ये बोल रहा है कि अगर किसी लिक्विड को एक क्लोज कंटेनर पे हमने बंद कर रखा है और उसका फोर्स लगाएंगे हम, तो चारों डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में सेम फोर्स लगेगा या प्रेशर लगेगा। सिंपल बात है एकदम, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, पास कर लो। If you apply the force at any point in a fluid in a closed container, that pressure is transmitted equally in all direction. सारे डायरेक्शन में इक्वली बढ़ जाएगा वो। तो सिंपल सी क्या बात है, P बराबर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर हम प्रेशर लें, दो एरिया पे लें और दो फोर्स लें, तो वो बराबर ही होंगे। तो इससे हम ये निकाल लेंगे एक तरीके से फोर्स और एरिया में रिलेशन। इससे क्या फायदा होगा भाई? इससे न्यूमेरिकल का सोल्व करने में फायदा होगा और कुछ नहीं। अब इसको बच्चों पास्कल लॉ को प्रूफ करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन लेंगे। हाँ बच्चों, प्रूफ करते हैं पास्कल लॉ को अपने, है ना बच्चों। 1 बाय 1 देखते हैं पास्कल लॉ क्या है और कैसे प्रूफ होगा ये। क्या है बच्चों पास्कल लॉ? पास्कल लॉ ये बोलता है जब किसी एक कंटेनर को किसी फ्लूइड में क्या कर दिया जाए, डिप कर दिया जाए, तो उस पर जो फोर्स लगेगा या प्रेशर लगेगा वो तीनों डायरेक्शन में सेम होना चाहिए, सेम ही लगेगा। सिंपल बात है। तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर? हम ले रहे हैं एक ट्राइंगुलर प्रिज्म ले रहे हैं हम, है ना बच्चों, जो कि फ्लूइड में डिप कर रहे हैं उसे। और प्रूफ क्या करना है हमें कि उसका जो तीनों एक्सिस पे फोर्स लगेगा या प्रेशर लगेगा वो सेम होगा। चलो भाई देखते हैं फिर। एक ट्राइंगल बना लेते हैं फिर अपना। ये बना लिया हमने बड़ा सा एक ट्राइंगल, क्योंकि काम आने वाला है इसका ज्यादा, तो बड़ा सा बना लिया। ठीक है, सिंपल बात है। चलो अब 1 बाय 1 क्या करेंगे, इस पे फोर्स फाइंड करेंगे एक्स और वाई एक्सिस पे। यही हमारा काम है। देखो बच्चों, प्रेशर क्या होता है? सिंपल भाई, प्रेशर होता है हमारा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। सिंपल बात है, प्रेशर इनटू एरिया हमारा फोर्स हो गया। अब देखते हैं कैसे लगेगा यहाँ पर फोर्स और प्रेशर, है ना, उसको ही फाइंड करना हमें। देखो बच्चों, हमने मान लिया ये वाला एक्सिस भाई क्या है? एक्स एक्सिस है ये। देखो यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है ऐसा लग रहा है ना भाई, फोर्स ऐसे तो लगेगा एकदम एकदम परपेंडिकुलर लगेगा वो उस एक्सिस के, है ना, इस एक्सिस के, इस एक्सिस के, इस एक्सिस के। सिंपल बात है, सही है। अब मुझे बताओ बच्चों, ये वाला फोर्स लगेगा, ये होगा कौन सा? है ना, ऊपर की तरफ लग रहा है। क्या ये हमारा वर्टिकल फोर्स नहीं होगा? यानी कि ये कौन से एक्सिस पर लगेगा? एफ वाई। ये फोर्स कौन सा होगा? एफ वाई। ये बहुत सारे नोट्स में जो अपनी जो इंस्टीट्यूट अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, उनके उनके नोट्स में ये सब चीज़ें गलत हो रखी है। इसलिए मैं अपने बच्चों से बोलता था, जब मैं पढ़ाता था वहाँ पर, कहीं एक इंस्टीट्यूट था वहाँ से मैंने क्विट कर दिया, कि बच्चों नोट्स फॉलो मत करो, इस चीज़ को फॉलो करो जो हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम मेहनत करके आते हैं, अपने नोट्स को बनाते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करके अच्छे अच्छे साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन बताते हैं वहाँ पर, है ना बच्चों। चलो इसलिए सही चीज़ों को फॉलो करो, गलत चीज़ों को नहीं। एफ वाई फोर्स है ना, इस डायरेक्शन में लगेगा। इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा भाई? एफ एक्स लगेगा, है ना। और इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? इस डायरेक्शन में देखो बच्चे कौन सी डायरेक्शन है, अगर ये एक्स है ये वाई है, तो अगर डेड डेड ऐसा हम यहाँ भी लाए ना, तो जेड डायरेक्शन है, तो ये कौन सा फोर्स है? एफ जेड। चलो भाई अब जेड हो गया। अब 1 बाय 1 करके देख लेते हैं क्या भाई। देखो फोर्स तो आ गया ये, लेकिन फोर्स को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? प्रेशर और एरिया चाहिए। सिंपल बात है। तो 1 बाय 1 करके इसका प्रेशर और एरिया देख लेते हैं क्या होगा। देखो हम ये मान रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि इसकी जो लेंथ है भाई, छोटी सी एक लेंथ मान रहे हैं, मान लो कि इसकी लेंथ dx है
है ना, इस एक्स एक्सिस की, और इसकी लेंथ है dy और इसकी लेंथ है ds मान रहा हूं मैं एक लेंथ, है ना। क्यों? क्योंकि जेड एक्सिस में नहीं, वरना जेड मान लेता है ऐसे, समझ रहे हो, जेड एक्सिस में फोर्स लग रहा है, ये वाली लेंथ नहीं है, तो रखिए ये बात को ध्यान रखना। चलो छोटा सा एक स्मॉल पार्ट मान लिया। अब हमने मान लिया कि जो ये फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या होगा बच्चों, फोर्स लगेगा प्रेशर उनके एरिया पे, तो वो जो जो जिस पॉइंट पे लग रहा है ना, उस पॉइंट की लेंथ यूनिट मान ली, यानी कि 1 ले ली, सिंपल बात है। तो बच्चों यानी कि यूनिट लेंथ ले ली, तो बच्चों इसका मतलब बताओ प्रेशर क्या होगा यहाँ पर, प्रेशर भाई प्रेशर का क्या होगा, जेड एक्सिस में लगेगा, और एरिया क्या होगा, सिंपल बात है, देखो ध्यान से समझना, ये है लेंथ ds, और एक लेंथ मान रखी है हमने जहां पर प्रेशर लग रहा है, वो है 1, तो क्या होगा ये 1, तो क्या बना दिया बच्चों, इन दोनों ने मिलकर ये बना दिया एरिया। सिंपल बात है भाई, प्रेशर उसी डायरेक्शन में तो लगेगा जिसमें फोर्स होगा। ऐसे बच्चों इसे लिख दो, देखो Fy को लिखो, Fy भी क्या होगा, सेम टू सेम इनटू Py, और एरिया क्या है इसका dx, और इनटू 1 में मान रहा हूँ यूनिट लेंथ, तो क्या होगा भाई, लेंथ और लेंथ मिलके ही तो एरिया बनाते हैं, तो ये क्या है, ये दोनों चीज एरिया है, जो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब बच्चों Fy देखते हैं, Fx क्या होगा भाई, सिंपल F इंटू Px, भाई Px इंटू क्या होगा भाई dy इंटू 1। समझ में आ गई होगी बात ये बच्चों, तुम्हारे बिल्कुल आगे होगी समझ में, क्योंकि ये सिंपल वे में हमने लिखा है, बस एरिया समझना है यहाँ पर। भाई ये तो सेम ही समझ गए हम, प्रेशर तो आएगा ही, एरिया को क्या समझना, हम यूनिट लेंथ पे लगा रहे हैं, वो यूनिट लेंथ हमने 1 मान ली है, सिंपल बात है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल करने के लिए चीजों को बस। अब देखो आगे भाई, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, इधर को एक्सटेंड करूं, देखो ये है ना सेंटर में आना चाहिए था, ऐसे है ना, सेंटर में ले लो इसे, एक काम करो, इससे थोड़ा सा डायग्राम ठीक लगता है ऐसे, मैं सेंटर में बना लेता हूँ मैं इसे, देखो ये ऐसा आना चाहिए, डैश 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 करके ऐसा लगना चाहिए, है ना बच्चों, जब भी तो जेड डायरेक्शन होगी प्रॉपर, तो ये क्या है एफ जेड है, एफ जेड। चलो भाई, अब देखो बच्चों इसके कंपोनेंट ब्रेक करते हैं हम भाई, ऑब्वियसली इसके तो कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे ना, इस भाई ये तो पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में लग गया, ये पर्टिकुलर वाई डायरेक्शन में लग गया, लेकिन ये फोर्स तो कैसा लग रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल बना के लग रहा है, और जिस एंगल पे लग रहा है वो एंगल भी नहीं पता हमें, तो दिक्कत आ जाएगी। कंपोनेंट ब्रेक तभी होंगे जब हमें एंगल पता हो। तो चलो 1 बाय 1 इसके एंगल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसके कंपोनेंट देखो बच्चों, एक कंपोनेंट किधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर होगा एक्स डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट इधर होगा माइनस वाई डायरेक्शन में, बिल्कुल होगा भाई, ये फोर्स है, इसे आगे मिला दो, ये वाला फोर्स भी तो सेम ही है, फिर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स भी सेम है भाई, फोर्स को कहीं भी ले जाओ उसकी उसकी डायरेक्शन में, कहीं भी हेड एंड टेल मेथड पढ़ा होगा तुमने, है ना बच्चों, कहीं भी ले जा सकते हैं, सिंपल बात है। देखो बच्चों, अगर मैं इसको एंगल मान लूं थीटा, तो इस पे मत जाओ बच्चों कैसा आया, ये भी थीटा होगा, इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ये समझ लो बस यहाँ पर कि ये थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा है अभी फिलहाल के लिए। चलो थीटा है। अब बच्चों ये एफ जेड के कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं, और हमने पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, मैंने मैकेनिक्स में ही पढ़ा रखा है, फिजिक्स में तो पढ़ा ही रखा है कि अगर ये थीटा है और थीटा से लगी हुई लेंथ क्या होगी, ये वाली जो लेंथ होगी, मतलब ये वाला जो वेक्टर होगा वो एफ जेड कोस थीटा बनाएगा, और ऐसी फिर अगर ये कोस थीटा है तो क्या होगा एफ जेड साइन थीटा बनाएगा, या बना के देख लो, आगे प्रोसीड कर दो, ट्राइंगल में इसको बना के देख लो, ये ऐसा है, ये अगर ऐसा मैं ट्राइंगल बना लूँ ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू यही आएगी, सिंपल बात है बच्चों, ऐसा करके देख लो, है ना सिंपल। तो ये क्या हो गया एफ जेड कोस थीटा, और ये हो गया थीटा, और ये हो गया एफ जेड साइन थीटा। चलो अब क्या करना हमें, अब हमने करने हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्सेस अलग अलग देख लेने हैं, बस बात खत्म हो गई, और आ गया डेरिवेशन अपना। चलो क्या करते हैं, फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। चलो भाई एक्स डायरेक्शन में देखो क्या होंगे, सबसे पहले फोर्स देखो, एक्स डायरेक्शन कौन सी है, एक्स डायरेक्शन ये है, देखो एक तो एफ एक्स है और एक एफ जेड साइन थीटा है, और दोनों अपोजिट लग रहे हैं, यानी कि क्या होगा एफ एक्स माइनस एफ जेड साइन थीटा इज इक्वल टू 0, भाई दोनों का सम तो 0 होना ही है, तो क्या होगा इसमें एफ एक्स माइनस एफ जेड साइन थीटा इज इक्वल टू 0।
समझ रहे हो बच्चों, इस डेरिवेशन को बच्चे रखते हैं। अब देखो है क्या इसमें, कुछ नहीं है, नथिंग है इसमें। एफ एक्स की वैल्यू रखो, पी एक्स डॉट डी वाई डॉट वन को मल्टीप्लाई करो या ना करो, बस लिख रहे हैं अभी तो हम, माइनस के पी जेड की वैल्यू, पी जेड की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो रखो पी जेड की वैल्यू, ये पी जेड की वैल्यू क्या है, वो एफ जेड की वैल्यू, पी जेड इंटू डी एस इंटू वन इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी बात समझ। चलो अब बच्चों इस ट्राइंगल से, बड़े वाले से, इसे नाम दे दो कुछ, चलो इसे ए बी सी नाम दे दो। ए बी सी ट्राइंगल से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। साइन थीटा क्या आएगा, देखो क्या होता है बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये क्या है बच्चों, बेस है ना। देखो थीटा जिससे लगा होता है वो बेस होता है, ये 90 डिग्री बना रहा है, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, और ये हो गया परपेंडिकुलर। और साइन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या हो गया साइन थीटा, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, साइन थीटा बच्चों हमारा आया यहाँ से, देखो परपेंडिकुलर क्या है, ये है परपेंडिकुलर, डिस्टेंस देखनी है ना, लेंथ देखनी डी वाई है ना बच्चों। और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, डीएस, डीएस, यहाँ वैल्यू रख दो, रखो बच्चों वैल्यू सारी, तो यहाँ वैल्यू रखो, क्या आ गई, देखो यहाँ कर रहा हूं मैं, तो पी एक्स डॉट डी वाई, भाई ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू 1 तो लिखो या ना लिखो, माइनस ये क्या है, पी जेड डॉट डी एस, 1 लिखो ना लिखो, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एस, इससे ये खत्म हुआ, इज इक्वल टू 0 हमारा चल ही रहा है। सिंपल है बच्चों बात। देखो दोनों में क्या कॉमन है, डी वाई कॉमन है, डी वाई बाहर ले लो, पी एक्स माइनस पी जेड इज इक्वल टू 0। भाई ये क्या है, ये लेंथ है, ये 0 हो सकती है कोई, बिल्कुल नहीं हो सकती है 0, तो 0 क्या होगा, ये 0 होगा, यानी कि पी एक्स माइनस पी जेड क्या होगा, 0 होगा, या फिर क्या लिख दो, पी एक्स इज इक्वल टू पी जेड। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, बोल दो इसे चाहे तो, ठीक है भाई। समझ में आ रही होगी बच्चों बात, बहुत सिंपल है, बस यहाँ पर ध्यान देना था, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर गलत कर रखा है बहुत सारे लोगों ने। चलो भाई आगे करते हैं, आगे अब क्या करेंगे भाई, फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, फोर्सेस वाई डायरेक्शन में देख लो, देखो कौन कौन से फोर्स है, देखो एक तो लग रहा है प्लस पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाई में, और एक लग रहा है नेगेटिव में, यानी कि एफ वाई माइनस एफ जेड, एफ है बच्चों ये, एफ जेड कोस थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि बैलेंस में ही होंगे तो फोर्स, सही बात है। सबकी वैल्यू रख दो, एफ वाई की वैल्यू क्या है, पी वाई इंटू डी एक्स, 1 लिखो ना लिखो, माइनस एफ जेड की वैल्यू रखो फिर से, पी जेड इंटू डी एस, 1 लिखो ना लिखो, इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 0। अब फिर से फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी से, तो फिर से ट्राइंगल में देखो, इसमें ए बी सी में क्या हो रहा है बच्चों, कोस थीटा निकालना है इस बार, तो क्या होगा बच्चों, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है इस बार, देखो बेस तो यही dx बाई डी एस हो जाएगा, तो कोस थीटा क्या आया बच्चों, dx बाई डी एस, इसमें रख दो इसकी वैल्यू, फिर से इसमें रख दो, तो क्या आ गया बच्चों, ये पी वाई डॉट डी एक्स माइनस पी जेड इंटू डी एस इंटू डी एक्स डिवाइड बाई डी एस इज इक्वल टू 0, फिर से ये कट गया, तो क्या आ गया, इस बार ds कॉमन आ गया, dx कॉमन आ गया, तो पी वाई माइनस पी जेड इज इक्वल टू 0, ये 0 हो नहीं सकता, तो क्या 0 होगा, बिकॉज ds नॉट इज इक्वल टू 0, तो 0 क्या होगा, dy इज इक्वल टू, वो सॉरी पी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, यानी कि ऐसा लिख लो, पी वाई माइनस पी जेड इज इक्वल टू 0, या फिर पी वाई इज इक्वल टू पी जेड, समझ लो इक्वेशन 2 है। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखना बच्चों, अगर पी एक्स पी जेड के बराबर है तो, और पी वाई पी जेड के बराबर है, तो तीनों बराबर ना होंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड, पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड हो गया हमारा, पास कर लो प्रूफ। आ जाता है बच्चों ये कभी कभी, है ना, कभी कभी नहीं, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, इतना सिंपल है, दोबारा समझोगे दोबारा समझ लो एक बार और 2 मिनट में। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, हो कुछ नहीं रहा है, ये हमने ले लिया एक एक्सिस, ये एक्स वाई और जेड,
इस पे फोर्स लगा रहे हैं, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, फोर्स निकालना चाह रहे हैं। फोर्स क्या होता है, प्रेशर होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पर प्रेशर देख लेते हैं कौन सा होगा, भाई वाई एक्सिस में लगा रहे हैं, तो प्रेशर कौन सा एक्सिस में आएगा, भाई वाई एक्सिस में ही आएगा, उसी डायरेक्शन में जिसमें फोर्स लग रहा है। और लेकिन लग रहा कौन से एक्सिस पे है, वो dx पे है, तो एक तो लेंथ होगी ds, और लग रहा कौन से पॉइंट पे है, वो समझ लिया हमने, यूनिट लेंथ पे लग रहा एक पे। और लेंथ इनटू लेंथ क्या होता है, एरिया। तो ये दोनों लेंथ मल्टीप्लाई होकर क्या दे रही है, एरिया दे रही है, जो मैंने लिया हाँ लिख रखा है, ये भी एरिया ही है ना बच्चों, ये भी एरिया ही है और ये भी एरिया ही है। तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स ही है, समझ गए बात, ऐसी यहाँ पर है सेम टू सेम। अब क्या किया हमने, ये जो फोर्स है इसका हमने कंपोनेंट ब्रेक करनी है, तभी तो हम काम कर सकते हैं भाई। एक्स और वाई जेड डायरेक्शन में ही हमें सब कुछ रिजल्टेंट चाहिए होता है, इसलिए हम कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। तो ये फोर्स कहाँ से जा रहा जेड एक्सिस से निकल रहा है, तो एफ जेड फोर्स है, इसके कंपोनेंट ब्रेक करें, ये हो गया, ये थीटा बराबर है ना बच्चों। कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आएंगे, जो थीटा से लगी हुई होती है कोस थीटा, और इधर वाला कौन सा होता है, साइन थीटा। एक्स एक्सिस में एक बार देख लिया, एक बार वाई डायरेक्शन में देख लिया, दोनों को बैलेंस कर दिया, हो गया, पास कर लो प्रूफ, सिंपल नहीं है। आगे देखो बच्चों कुछ चीजें, ये क्या बच्चों, डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो। ये क्या बोलता है बच्चों, ये बोलता है कि कितना वाटर किसी पाइप से फ्लो हुआ है, उसकी क्वांटिटी कितनी है ना, क्वांटिटी को मेजर करता है। तो क्वांटिटी क्या किस किस चीज पर डिपेंड करेगी, भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी पर। सिंपल बात खत्म हो गई, यही होता है हमारा फ्लो रेट, यही तो बताएगा बच्चों। और एक बात सिंपल सी बात ध्यान रखना, क्रॉस सेक्शनल एरिया और वाटर का फ्लो यानी कि वेलोसिटी दोनों अपोजिट होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है भाई, ये वाली कंटिन्यूटी इक्वेशन यही है, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी। कैसा कि कोई पाइप लो, वो छोटा पाइप मतलब उसका डायमीटर काफी बड़ा है, तो फ्लो कैसा होगा बच्चों उसका, पानी का कम होगा फ्लो, और तुम आगे से खींच दो उसके, यानी कि डायमीटर को तुम कम कर रहे हो, यानी कि एरिया को कम कर रहे हो। अगर एरिया कम कर दोगे तुम तो फ्लो क्या होगा वाटर का, बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, एरिया घट गया। तो यानी कि अगर एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज घट जाएगी। क्यों घट रही है बच्चों, जिससे हमारा जो पानी फ्लो हो रहा है पर सेकंड में वो कांस्टेंट बना रहे, यही है कंटिन्यूटी इक्वेशन। मतलब हमारा बच्चों अगर एरिया बढ़ता है पाइप का तो प्रेशर घट जाता है ना बच्चों, और अगर एरिया घटता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ जाती है, दोनों आपस में रिवर्सेबल होते हैं। क्यों, बिकॉज द एरिया, क्यों बच्चों होता पढ़ो सा, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज द स्टेट दैट द ए फ्लूइड फ्लो फास्टर इन नैरो पाइप एंड स्लोअर इन वाइडर पाइप। क्यों बच्चों, क्योंकि रेशो कांस्टेंट होना चाहिए, हो गई बच्चों, क्योंकि एक सेकंड में पानी जो निकलेगा वो तो बराबर ही होगा। एक बार तुम पाइप को छोटा कर लो, एक बार तुम बड़ा कर रहे हो जब डायमीटर को, तो वेलोसिटी उसी हिसाब से घट बढ़ जाएगी, इसे कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। ये हमने कोई पाइप बना रखा है, इसका क्रॉस सेक्शनल 1 1 और दूसरे का 2 2 बोल रखा है, तो 1 पे क्या होगा बच्चों, एरिया और वेलोसिटी, एरिया और वेलोसिटी a1 v1, दूसरे पे क्या होगा, बराबर होगा a2 v2। भाई ऑब्वियसली बराबर होगा, चाहे पाइप का डायमीटर छोटा हो या बड़ा हो, वेलोसिटी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। सिंपल सा आता है बच्चे, ये तो होता है, ये क्या हो गया बच्चे, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। यहाँ पर डेंसिटी ले रखी है, डेंसिटी भी अगर चेंज हुई तो डेंसिटी ले लेंगे अगर न्यूमेरिकल में, या फिर बराबर हुई तो बराबर रख देंगे। सिंपल बात थी, इसमें कुछ है कंटिन्यूटी इक्वेशन में या डिस्चार्ज में, डिस्चार्ज बताता है फ्लो, यानी कि कितना वाटर फ्लो हुआ किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उसकी वेलोसिटी क्या है, और ये भी यही चीज बता रही है कंटिन्यूटी इक्वेशन भी, और इसमें तो था ही नहीं कुछ। इसके बाद अब न्यूमेरिकल चलते हैं हमारे। हाँ बच्चों, अब कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पर 3 न्यूमेरिकल करेंगे अलग अलग टाइप के, और इनसे अलावा न्यूमेरिकल आने वाला नहीं है, क्योंकि यही न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो बच्चों क्या कह रहा है पहला, हाइड्रोलिक प्रेशर हैज ए रैम ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर एंड प्लंगर ऑफ 3 सेंटीमीटर डायमीटर। It is used for lifting a weight of 30 न्यूटन। फाइंड द फोर्स एट द प्लंगर, यानी कि एक फोर्स दे रखा है, दूसरा फोर्स निकालना है, डायमीटर दे रखे हैं एक और दूसरा डायमीटर दे रखा है। इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि डायमीटर जो दे रखा है उसके रिगार्डिंग एरिया फाइंड कर लो। भाई हमारे पास एरिया क्या होता है, एरिया बच्चों क्या होता है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सिंपल है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है हमारे पास एरिया, क्योंकि भाई किसी भी चीज में फोर्स लगेगा, इनसाइड जो मानेंगे हम वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ही लेंगे। और आर डी बराबर क्या होता है, दुगना आर रेडियस का, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, d/2। जब यहाँ आर d/2 रखोगे तो एरिया आ जाएगा हमारा पाई बाई
4 इंटू डी का स्क्वायर, सिंपल है। अब बच्चों एरिया जो दे रखा हमें, समझो ये D1 के लिए और ये A1 के लिए, समझो ये D1 एरिया है, ये D2 एरिया है, तो A1 क्या आ गया बच्चों यहाँ पर, A1 आ गया π/4 इंटू D1। D1 क्या है बच्चों 20 सेंटीमीटर। देखो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि कुछ है नहीं इनमें करने को, चलो यहाँ पर मैं बता दूँ भाई ये कितना डायामीटर कितना है D1 20 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदल लो 0.2 मीटर आ गया ये। और D2 कितना दे रखा है बच्चों 3 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में बदल लो 0.03 मीटर आ गया है। तो D1 की वैल्यू रखो, D1 की वैल्यू है 0.2 मीटर का स्क्वायर, इसका एरिया समथिंग आ जाएगा करीबन 0.0314 मीटर का स्क्वायर। दूसरे का एरिया निकाल लो सेम टू सेम, A2 क्या हो जाएगा π/4 इंटू डायामीटर किसका D2 का, D2 कितना है 0.03 का होल स्क्वायर। A2 फाइंड करो बच्चों, करीबन करीबन 0.0007 आएगा, उसे 10⁻⁻4 में लिख रहा हूँ मैं, 7.068 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। हमें फॉर्मूला कौन सा पता बच्चों, F1 दे रखा है, यानी कि हमें 1/4 दे रखा है, 2 एरिया दे रखे हैं, तो इससे सिंपल क्या होगा बच्चों, ये फॉर्मूला नहीं पता, F1 इज इक्वल टू F1 A1 इज इक्वल टू F2 A2, सिंपल बात है, F1 A1 F2 A2। क्या निकालना है, F2 फाइंड करना है, तो F2 क्या हो जाएगा बच्चों A2 इंटू F1 डिवाइडेड बाई A1। सारी वैल्यू रख दो यहाँ पर, कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आंसर है। F2 बराबर क्या होगा, A2 कितना आया, A2 आया हमारा 0.0314 इंटू F1 कितना है हमारा 30 दे रखा है, A1 कितना आया हमारा, हाँ भाई जो बच्चों ये जो है ना A2 है, A2 ये वाला है ना, A2 कौन सा हमारा ये, A2 कितना है 7.068 10⁻⁻4, A1 कितना हमारा 0.0314, डिवाइड करके लिख लो, जो भी आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा। सिंपल है, क्वेश्चन खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन करो, द डायमीटर ऑफ पाइप एट ए सेक्शन 1 एंड 2, दो सेक्शन दे रखे हैं पाइप के, उसके डायमीटर इतना और इतना दे रखा है। जब भी तुम्हें डायमीटर दिखा है तुरंत एरिया फाइंड कर लो साइड में को करके। तो इसका A1 का एरिया कितना हो जाएगा π/4, डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर का 0.1 का होल स्क्वायर, जितना भी आया फाइंड कर लो। A2 कितना है π/4 और ये कितना बच्चों 0.15 का होल स्क्वायर, जितना भी आवर यहाँ पर नोट कर लो, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके और वैल्यू पुट कर लेना है यहाँ पर। आगे क्या कह रहा है, दैट फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ए पाइप एट सेक्शन 1, यानी कि सेक्शन 1 में जो हमारा होगा, सेक्शन 1 में यहाँ पर कितना डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो उसका डिस्चार्ज फाइंड करना। तो डिस्चार्ज क्या होता है बच्चों, क्यों होता है, तो पार्ट 1 में क्या फाइंड करना, Q1। क्यों, क्योंकि बच्चों सेक्शन 1 में बोल रहा है, देखो यार सेक्शन 1 में थ्रू द पाइप ऑफ सेक्शन 1, तो Q1 क्या हो गया A1 इंटू V1। बच्चों इसमें कुछ नहीं करना, एरिया और वेलोसिटी। डिस्चार्ज क्या होता है भाई, एरिया और वेलोसिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एरिया बढ़ेगा किसी भी चीज का तो वेलोसिटी घट जाएगी पाइप की, सिंपल सी बात नहीं है। जब तुम गार्डन में पानी देते हो तो सिंपल बात है, जब उसे बीचोगे ना, एरिया घटाओगे तो क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी बढ़ जाएगी उसी रेशो में, तो दोनों आपस में अपोजिट होते हैं ये। अगर मैं इसे ले जाऊं, इधर ले जाऊं वेलोसिटी को, तो अपोजिट नहीं हो जाएंगे, सिंपल बात है। तो बच्चों क्या फाइंड करना है, डिस्चार्ज क्या होता है Q1 है ना, एरिया और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई होती है। एरिया कितना है यहाँ पर, एरिया जितना भी आया लिख दो यहाँ π/4 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितनी दे रखी है बच्चे यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड। जो आंसर आए लिख दो, आंसर क्या है मैंने लिख रखा है पहले 0.0392 मीटर की क्यूब बाई सेकंड। मीटर की क्यूब ही आएगा, देखो एरिया है ऐसा मीटर स्क्वायर आया और यहाँ पर मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, मीटर की क्यूब आएगी पर सेकंड आ गया। सेकंड में बच्चों क्या फाइंड करना है यहाँ पर, देखो also find the velocity at section 2, velocity at section 2 पे फाइंड करनी है, बताओ कैसे फाइंड करोगे भाई, वेलोसिटी फाइंड करनी है सेक्शन 2 पे, बताओ। तो सिंपल नहीं है बच्चों, क्या कर दो इसमें भाई, एरिया दे रखा है और वेलोसिटी फाइंड करनी है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 भाई, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 हमारे पास पता है, V1 भी पता है, A2 हमें पता है, V2 फाइंड करना है, इसमें कुछ है कोई, रख दो बच्चों। A1 क्या है बच्चों हमारा, A1 π/4 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर इंटू V1 कितना है बच्चों, V1 हमारा 5 इज इक्वल टू A2 कितना है हमारा π/4 इंटू 0.15 का होल स्क्वायर इंटू
V2 पूछ रहा, इससे ये काट दो और इसे डिवाइड में करके कैलकुलेटर से फाइंड कर लो, जो वैल्यू आएगी वो होगी V2। V2 कितना आएगा 2.22 मीटर पर सेकंड, ये आंसर। सिंपल है बच्चों, आगे चलते हैं, अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 30 सेंटीमीटर का पाइप है एक, कवरिंग वाटर, ब्रांचेस इनटू टू पाइप्स ऑफ द डायमीटर 30 एंड 15 सेंटीमीटर। यानी कि 30 सेंटीमीटर का जो पाइप है उसकी दो ब्रांच निकल ली है ऐसे, यानी कि ए पाइप है, ए इसकी ब्रांचेस निकल ली है, एक इधर को जा रही, एक इधर को जा रही है ना बच्चों, ऐसे जा रही है ब्रांचेस। ये कितना है 30 सेंटीमीटर का। जैसे सेंटीमीटर में तो मतलब डायमीटर दिखा उसको तुरंत एरिया फाइंड कर लो, कुछ नहीं करना है ना बच्चों। चलो इसका एरिया फाइंड करते हैं सबसे पहले। इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू ये 30 सेंटीमीटर को 0.3 लिख लूँ, स्क्वायर कर दूँ, करीबन करीबन कितना आएगा 0.0706 कैलकुलेट कर लेना है। चलो पहला चीज हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं, अगले अलग आगे बढ़ो क्वेश्चन। डायमीटर कितना दे रखा और 20 और 15, इसे ही फाइंड कर लो। इसका डायमीटर कितना समझ लो, ये क्या था, ये D1 था, है ना। D2 कितना दे रखा है हमें डायमीटर, इसमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.2 मीटर। एरिया कितना आ जाएगा, A2 मैं मान ला हूँ, एरिया कितना आ जाएगा पाई बाई 4 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर, एरिया 0.0314 हो जाएगा। देखो 4 से तो 4 घट जाएगा, 0 उधर चली जाएगी, पाई की वैल्यू 3.14 ही होती है। चलो भाई अब ये वाला फाइंड करते हैं, इसे थोड़ी ब्रांच को पढ़ा लो। अब इस ब्रांच का फाइंड करते हैं। डायमीटर कितना दे रखा है इस ब्रांच का, D3 मान लिया बनने से। D3 कितना दे रखा है बच्चों 15 सेंटीमीटर, यानी कि इसे लिख सकता हूँ 0.15 मीटर। एरिया कितना हो जाएगा, A3 मारना हूँ मैं, पाई बाई 4 इंटू 0.15 का होल स्क्वायर। तो A3 कितना आ जाएगा करीबन करीबन, कैलकुलेट करो बच्चों इसे, 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा, 0.0176 के करीबन इसका एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में। सारा मीटर स्क्वायर हमारा, मीटर स्क्वायर में जो चीजें दे रखी थी वो फाइंड कर ली हमने। चलो आगे चलो। इफ द एवरेज वेलोसिटी इन 30 सेंटीमीटर पाइप इज 2.5, यानी कि इसका क्या दे रखी है, V1 दे रखी है इसमें 2.5 सेंटीमीटर, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर कैसा हो सके वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड। फाइंड द डिस्चार्ज इन दिस पाइप, यानी कि इस पार्ट में, यानी कि जो स्टार्टिंग है इसमें डिस्चार्ज फाइंड करना। पहला काम तो ये है भाई, कैसा करोगे, पहला पार्ट स्पेस में क्या है, Q1 इक्वल टू क्या आ जाएगा A1 V1, बात खत्म हो गई। सब चीज दे रखी है, एक चीज फाइंड करनी। तो Q1 इक्वल टू क्या होगा, A1 क्या है, A1 जो हमने फाइंड किया 0.0706 और V1 क्या है 2.5, जो आंसर आ जाए वो लिख दो। आंसर क्या है, लिख रखा है मैंने 0.176 मीटर की क्यूब बाई सेकंड, आंसर आ गया पहला वाला। पार्ट सेकंड सोल्व करो बच्चों फटाफट। पार्ट सेकंड बताओ क्या है, क्या फाइंड करना है। Also find the velocity in 15 centimeter pipe if the velocity in 20 centimeter pipe is 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी V2 कितनी दे रखी है हमें 2 मीटर पर सेकंड, और V3 फाइंड करनी है हमें। सिंपल बात है। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है भाई, जितना डिस्चार्ज इसमें होगा भाई, जितना इस पाइप में फ्लो होगा, जितना पानी होगा इसमें, आधा इसमें जाएगा आधा इसमें जाएगा, या फिर ऐसा कह लो कि जितना इसमें होगा ये और ये मिला के उसका सम होगा, यानी कि डिस्चार्ज Q1 बराबर क्या होगा Q2 प्लस Q3। इसमें क्या दिक्कत है, Q1 क्या है बच्चों, Q1 है A1 V1, या फिर इसे लिख दो इस वैल्यू को, इज इक्वल टू Q2 क्या है A2 V2 प्लस Q3 क्या है A3 V3। भाई सारी वैल्यू हमें पता, V3 तो ना पता, बस रख दो वैल्यू। A1 V1 की वैल्यू क्या कैलकुलेट करके आई है, कैलकुलेट आउट है, आई है, देखो क्या आई है 0.176 इज इक्वल टू A2 क्या है, A2 हमारा क्या फाइंड हुआ था, A2 है हमारा 0.0314 इंटू V2 कितना है 2 प्लस A3 कितना है, A3 है 0.0176 इंटू V3 कैलकुलेट करके लिख दो जितना भी आएगा, कितना आ रहा है 6.44 मीटर पर सेकंड। इतने आसान क्वेश्चन है बच्चों, इससे बाहर कुछ नहीं आने का। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। और आसान अगर कर देगा पेपर को तो इसमें क्या कर देगा, डायमीटर की जगह एरिया दे देगा बस, और कुछ नथिंग, कुछ स्पेशल नहीं आने का। चलो बच्चों इस यूनिट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, जिसका नाम है हाइड्रोलिक मशीन। यहाँ पर बच्चों हम टरबाइन पढ़ेंगे और पंप पढ़ेंगे। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट एकदम, और करना कुछ नहीं है, बिल्कुल ही बहुत ही सस्ते में नंबर मिलने वाले हैं बच्चों तुम्हें, बिल्कुल जीरो टाइप का समझना है, कुछ नहीं समझना है इसमें, एकदम रिलैक्स बैठो और 5 मिनट में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों क्या है हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक होती है बच्चों जहां पर हम, हाइड्रोलिक मशीन इज अ डिवाइस दैट यूज वाटर ट्रांसमिट पावर, यानी कि हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक का मतलब है बच्चों सिंपल सा,
ये बना, हाइड्रोलिक जो वर्ड बना है वाटर से ही बना है, यानी कि वाटर से हमें पावर मिलना किसी भी तरीके से हाइड्रोलिक है। जैसे कि हम टरबाइन बना रहे हैं, टरबाइन क्या है बच्चों, टरबाइन में सिंपल सा हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं किसी चक्के को, सिंपल सा क्या करना है, चक्का घुमाना है हमें। देखो इसकी डेफिनेशन भी है, टरबाइन इज अ डिवाइस दैट रोटेट व्हेन वाटर फ्लो ओवर इट। वाटर से हम क्या कर रहे हैं, चक्के को घुमा रहे हैं, यानी कि टरबाइन को घुमा रहे हैं। अब चक्का यानी कि पहिया, मतलब उसको घुमाने का तरीका क्या क्या है, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे बच्चों हमारी दो तरीके की टरबाइन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बच्चों इम्पल्स टरबाइन, या फिर इसे हम पेल्टन टरबाइन भी बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं भाई, पेल्टन। पेल्टन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने 1870 में इसकी इन्वेंशन किया था उसका नाम पेल्टन, सरनेम उनका पेल्टन है। समझ गए, ये भी आ सकता है पेल्टन टरबाइन या फिर इम्पल्स टरबाइन। इसको पढ़ना है 2 मिनट के अंदर अंदर तुम सारा समझ लो, सिंपल बात है। उसके बाद आएगी बच्चों रिएक्शन टरबाइन, है ना, रिएक्शन टरबाइन भी समझेंगे। उसके बाद आएगा पंप। पंप में हम सेंट्रीफ्यूगल पंप एक पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। देखो क्या है इसमें, हमने क्या करना है, इस चक्के को घुमाना है, और ये चक्का कैसे घूमेगा, इस पे चक्के पे चारों तरफ एक बकेट लगी हुई है ना, ऐसा समझो, स्पून टाइप बकेट लगी हुई है। क्यों लगा रखी है भाई, आसान होगा। एक बात समझो बच्चों, तुम किसी चीज को घुमाना तभी तो आसान है जब उसमें कुछ पकड़ने को कुछ हो। समझोगे जैसे तुम्हारा दरवाजा है गेट का, है ना, उसमें तुमने हैंडल नहीं लगाया, कैसे बंद करोगे उसे, कैसे खोलोगे, हैं, हर बार धक्के मारने पड़ेंगे तो मैं, और क्या मतलब कैसे करोगे ना, चीजें बहुत हार्ड हो जाएगी घुमानी उस चीज को। ऐसे ही बच्चों हमें घुमाना है रनर, इसे बोलते हैं रनर, इनर पार्ट को, इसको घुमाना है। तो सिंपल सी क्या चीज है भाई, ऐसी चीज लगा लो, ऐसी चीज अटैच कर लो उससे, जिससे वो बहुत आसानी से घूम सके, है ना। और घुमानी किससे चीज है, वाटर से, तभी तो हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर हम, वाटर से सारा काम करना। तो क्या करा यहाँ पर बकेट टाइप हमने क्या जोड़ लिया, यहाँ पर बकेट टाइप ये चीजें जोड़ ली, यानी कि स्पून टाइप इस पे लगा दिया रनर पे, है ना। अब क्या हो रहा है, ये हाई प्रेशर वाटर आ रहा है ऊपर से डैम से, और वो एक नोजल से पास हो रहा है। नोजल क्या कर रही है, हाई प्रेशर बना रही है उसका, है ना। और ये वाटर जेट यहाँ पर लगा हुआ है, और ये बहुत तेजी से इस बकेट पे लगता है, यानी कि हर बार बकेट चेंज होगी, बहुत तेजी से घूमना शुरू हो जाएगी, कभी इस पे लगेगा, कभी इस पे लगेगा, कभी इस पे लगेगा, और ये रनिंग में आ जाएगी। सिंपल बात है, यही है हमारी इम्पल्स टरबाइन। अब इसका नाम इम्पल्स क्यों है भाई, ये तो पढ़ लिया हमने। पेल्टन क्यों है, पेल्टन इसलिए है क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है। इस पे भी तुम आधा पेज लिख सकते हो कि दिस इज द इन्वेंटेड बाय द पेल्टन इन 1970 ड्यू टू व्हिच दिस कॉल्ड पेल्टन एंड पेल्टन टरबाइन, और दिस व्हाटएवर जो भी है। अब पढ़ते हैं इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स होता है बच्चों मोमेंटम में चेंज आना है किसी के भी, वही तो इम्पल्स होता है। अब मोमेंटम में चेंज कैसा आएगा, फोर्स के थ्रू, भाई हम उसमें फोर्स लगाएंगे, उसका मोमेंटम बदलेगा, उसे ही इम्पल्स बोलते हैं। क्या यही काम नहीं हो रहा भाई, हम फोर्स लगा रहे हैं, किससे लगा रहे हैं, वाटर से, हाई प्रेशर वाटर जनरेट करके वाटर जेट के थ्रू, और वो चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है भाई, रनर चेंज हो रहा है, रनर घूम रहा है। अब इसके यही पार्ट है जो मैंने समझाए हैं, वर्किंग समझ ली बच्चों, इम्पल्स क्या होता है वो समझ लिया। जैसे कि नोजल, नोजल क्या काम करती है बच्चों, हाई प्रेशर वाटर क्रिएट करती है ना, वाटर जेट में बदल देती है इसे। रनर क्या होता है विद बकेट, रनर होता है इनर पार्ट इसका, जो टरबाइन का मेन पार्ट है, जिससे जिससे पहिया घूमेगा। और हो क्या रहा बच्चों इससे भाई, इससे हाइड्रोलिक पावर जो है काय में चेंज हो रही है, मैकेनिकल पावर में चेंज हो रही है, क्योंकि चक्का घूम रहा है। सिंपल बात है, चक्का घूम गया भाई, इससे है ना क्या हो रहा है, देखो रनर इज ए wheel with small spoon shaped parts called bucket. The water jet hit these bucket and push them making the runner spin. अच्छे से लिख रखा है बच्चों, नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं 5 यूनिट के, जब वीडियो अपलोड करूंगा 5 यूनिट के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उससे पढ़ लेना। ये केसिंग क्या है भाई, ये केस लगा रखा है इसके चारों तरफ। एक बार बताओ बच्चों, ये बहुत तेजी से हिट करेगा इस बकेट को, जब भी तो घूमेगी। क्या बच्चों, पानी जो है जब हिट करेगा ये बाहर नहीं, छिट्टे नहीं आएंगे बाहर, जाए छीट आती है ना, तो वो तो पानी वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो क्या कर रहा है, ये केस लगा रखा है इसके ऊपर, जिससे हमारी ये टरबाइन जो है एक तरीके से जो पानी है हमारा वेस्ट ना हो, और ये पानी को डायरेक्शन भी देता रहेगा। जैसे कि पानी यहाँ से टकरा के यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो वो नीचे भेज देगा, ऐसे नीचे जाके नीचे चला जाएगा, हमारे तक पानी आ जाएगा, वो डैम में सही आ रहा है पानी हमारे तक। सिंपल बात है। तो एक तरीके से क्या करता है ये एक तो रनर को केस प्रोवाइड करता है, मतलब सुरक्षा प्रोवाइड करता है, और पानी को डायरेक्शन देने का काम करता है, ये लिख रखा हमने। सिंपल बात है। आगे क्या है, ब्रेकिंग जेट, मतलब बच्चों इसे एक बार बताओ, एक बार ये घूम गई, ये चक्का घूम गया, यानी कि टरबाइन घूम गई, इसे रोकना भी तो है, तो रोकें किसे
भाई पीछे से एक जेट लगा दो, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये क्या है, ब्रेकिंग जेट है जो कि बैक साइड में लगा रहता है। इससे अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो जिस डायरेक्शन में हमने इस बार घुमाई थी तो एंट्री क्लॉकवाइज, तो इधर एक बार उधर से लगाएंगे तो क्लॉकवाइज घूम जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो रुक जाएगी। इसमें क्या सिंपल बात है। चलो बच्चों नेक्स्ट टरबाइन पढ़ते हैं अपना, इसका नाम है रिएक्शन टरबाइन। देखो अभी अभी हमने एक टरबाइन खत्म किया है जिसका नाम था इम्पल्स टरबाइन, और उसको नाम से ही खत्म कर लिया था हमने। इम्पल्स का मतलब होता है भाई मोमेंटम का चेंज होना। मोमेंटम कब चेंज होगा, जब उसमें फोर्स लगेगा। तो एक कैसी थी हमारी थी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म हमारी ऐसी थी कि एक हमने वो ले रखी थी, रनर था हमारा, यानी कि पहिया था, उसको घुमाना था, और उसके चारों तरफ हमने क्या लगा ली थी, उसके चारों तरफ बकेट सी बना ली थी हमने, जिसपे हम प्रेशराइज फोर्स लगा रहे थे, यानी कि फोर्स कर रहे थे हम उसे रन होने के लिए, और उस पर पानी टकरा रहा था, पानी नीचे को जा रहा था और वो रन हो रही थी। सिंपल बात है, एक चीज हो गई खत्म, ये टरबाइन। लेकिन एक बात सोचो बच्चों, जैसे कि हमने अभी अभी टरबाइन बनाई थी ऐसे घूमने वाली, ऐसे समझो जैसे मेलों में, आप मेले में गए हैं कभी, मेले में देखा होगा या फिर और यूट्यूब पे देखा होगा अपने, बहुत झूले होते हैं बहुत बड़े बड़े, है ना। ऐसा समझो कि उन झूलों में एक एक जो झूला होता है उसमें एक एक जो कैबिनेट होता है उस पर पानी मार रहे हैं हम देखे, तो झूला घूम रहा है। अब एक काम करो, ऐसा सोचो कि बहुत बड़ा झूला है और बहुत बड़े उसे स्विमिंग पूल में रख रखा है हमने। कैसा रख दिया उसे स्विमिंग पूल में भाई, ऐसा नहीं वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसा रख दिया उसे, खड़ा करके नहीं, पट करके रख दिया। सिंपल है, समझ गए बच्चों। यानी कि ऐसे मेले में मतलब कैसा रहता है बच्चों, ऐसा घूमता है ना वो, बहुत बड़ा जो वो रहता है तुम्हारा झूला, अब उसे ऐसा रख दिया ऐसे, है ना। लेकिन बकेट तो अब भी है उसमें, यानी कि पहिए वो घूमने के लिए क्या है, बकेट सी, यानी कि एक तरीके का रोटेशन मैकेनिज्म तो अब भी है उसमें। अब क्या कर रहे हैं हम, देखो सिंपल सी बात समझो इसे। अब क्या कर रहे हैं हम, उसमें बहुत हाई प्रेशराइज पानी डाल रहे हैं एक उस स्विमिंग पूल में, और वो पानी क्या कर रहा है, सर्कुलेट घूम रहा है ना। तो दो तरीके से फोर्स लगेंगी इस बार, इसलिए रिएक्शन टरबाइन ये इसका नाम है। रिएक्शन एक तो होगी किसके कारण, जो पानी फोर्स लगाएगा उसकी किस पर, उसके पहिए पर, उसके रनर पर, एक तो वो चीज हो गई। और दूसरा बच्चों, जो पानी गोल गोल घूम रहा है उस स्विमिंग पूल में या फिर उस पार्ट में जहां पर हमने वो टरबाइन का चक्का रख रखा है, पहिया रख रखा है, उसकी वेलोसिटी से भी तो चक्का घूमेगा ना, उसकी वेलोसिटी से भी तो रनर घूमेगा। तो दो तरह की हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन आएगी। सबसे पहले तो प्रेशर के कारण, जो वाटर ने प्रेशर अपना लूज किया है टकराकर, वो है ना, उसके कारण रिएक्शन होगी, उससे हमारा रनर घूमेगा। और दूसरा वेलोसिटी के कारण, क्योंकि इस बार पानी हमने स्टोर करके रख रखा है जो कि गोल गोल घूम रहा है। हमारी जो अभी अभी जो टरबाइन पड़ी है हमने इम्पल्स टरबाइन, उसमें पानी नीचे जा रहा था। बात समझ रहे कितना क्या अंतर आ गया इसमें, यही अंतर आ गया। देखो यही चीज मैंने लिख रखी है, रिएक्शन टरबाइन इज अ टाइप ऑफ वाटर टरबाइन वेयर वाटर प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ द वाटर बोथ हेल्प रोटेट द टरबाइन। सिंपल बात है, कैसे कैसे वर्क करेगा ये। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, हाई प्रेशर वाटर हम इंजेक्ट कराएंगे। वाटर क्या होगा, क्या करेगा, टरबाइन के ओवरफ्लो होगा, मतलब पूरे टरबाइन में फ्लो हो जाएगा। एक तरीके से समझो कि जो हमारा झूला है उसको पूरा ढक लेगा पानी, यानी कि पूरा एकदम डूब जाएगा उसमें वो। सिंपल है। अब क्या होगा, जब वाटर फ्लो होगा तो क्या होंगे, उसमें ब्लेड लगे होंगे। एक तरीके से ये समझो, वो जो ब्लेड है हमारे, जो झूले की बकेट है, वो एक तरीके से ब्लेड का काम कर रहे हैं भाई। वो तो वही तो हम उससे रिएक्शन दे रहे हैं, उस पर तो फोर्स लग रहा है सारा का सारा, है ना। वाटर pushes blade with the pressure and high velocity is make रनर स्पिन, उससे रनर हमारी स्पिन हो रही है। सिंपल सी बात है। इसका नाम रिएक्शन टरबाइन क्यों रखा गया, क्योंकि जो वाटर हमारा जो प्रेशर से रिएक्शन लगा रहा है, उस रिएक्शन के कारण ही टरबाइन हमारी घूम रही है। सिंपल सी बात है ना बच्चों। यहाँ पर आ जाओ, क्या क्या मैकेनिज्म है इसके। जैसे वहां पर केसिंग दी, वहां पर केसिंग कैसी थी बच्चों, अभी अभी जो इम्पल्स टरबाइन पढ़ा है, जिससे पानी के छिट्टे जो आ रहे थे वो दूर तक ना जाए यार, या डैमेज ना करे दूसरी चीजों को, बस इसलिए रखा गया था। और उससे टकराकर पानी नीचे को निकल रहा था, और कुछ काम नहीं था इसका। इसका क्या काम है बच्चों, पानी स्टोर करके रखना। इसलिए बच्चों कैसी होगी ये, कैसी होगी केसिंग, है ना, राउंड टाइप की होगी पूरा, जिससे ऐसी केसिंग है, देखो ये पूरी केसिंग है राउंड टाइप, जिससे पानी स्टोर होकर रहे, है ना। जैसा समझ लो बड़ा स्विमिंग पूल है ना, एकदम गोल टाइप का, ऐसा समझ लो। गाइड मैकेनिज्म क्या है बच्चों, अब इसमें एक गाइड मैकेनिज्म होगी। समझो बात को कि बहुत हाई प्रेशर से पानी आ रहा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, जहां पर हमारी टरबाइन रखी है, जहां पर रनर रखा है, पानी की वेलोसिटी या फिर प्रेशर उस डायरेक्शन में ना ज्यादा लगे,
तो क्या करना पड़ेगा, हमें गाइड मैकेनिज्म देना पड़ेगा, यानी कि ऐसे उस पे वो लगाने पड़ेंगे बच्चों, हमें ब्लेड लगाने पड़ेंगे वहां पर गाइड, जिससे वो पानी गाइड कर दे, किसकी तरफ गाइड कर दे, रनर की तरफ। तो गाइड का क्या काम है, पानी को रनर की तरफ भेजना। इसलिए यहाँ पर भी क्या लगे हुए हैं, देखो ब्लेड लगे हुए हैं। इन ब्लेड का क्या काम है, अंदर पानी को भेजना, तभी तो ये रनर घूमेगा ना। सिंपल बात है, रनर क्या कर रहा है भाई, रोटेट कर रहा है, इसके अंदर ब्लेड लगे हुए हैं, जो कि ब्लेड पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशराइज पानी जा रहा है, एक तो उससे घूम रहे हैं और दूसरा पानी के रोटेशन से भी घूम रहे हैं, क्योंकि उसकी खुद की वेलोसिटी है खुद, तो उससे घूम रहे हैं। अब ड्राफ्ट ट्यूब क्या है बच्चों, ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये बनाया है पूरे डायग्राम का ऊपर वाला हिस्सा जो मैकेनिज्म है, इसके नीचे बच्चों ट्यूब लगी रहती है, बहुत बड़ी बड़ी ट्यूब। क्या होगा, अब जो एक्स्ट्रा पानी होगा, यानी कि जिसकी वेलोसिटी और जिसका प्रेशर घट चुका, उस प्रेशर को हटा देगी वो ट्यूब। और जब हटा देगी तो क्या होगा, नया पानी आ जाएगा, जिससे हमारी इफिशियंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ड्राफ्ट ट्यूब के कारण। भाई जिसका प्रेशर हट गया, जिससे हमने काम ले लिया, उसको हटाओ, दूसरा पानी आ जाएगा, उससे हमारा ऑब्वियसली इफिशियंसी बढ़ेगी, क्योंकि दूसरा पानी जो रोका हुआ पानी है, दूसरे पानी को नहीं रोकने का, है ना, उससे सीधा का सीधा एकदम टरबाइन पे जाके लगेगा वो। बच्चों बात समझ गए हैं। तो इसमें क्या क्या है चीजें भाई, इसका नाम से आप पढ़ लो, इसका नाम से ही आप हाफ पेज लिखोगे, है ना। रिएक्शन टरबाइन, रटना कुछ नहीं है, रिएक्शन मतलब दो तरह की रिएक्शन लगेगी यहाँ पर, एक तो वेलोसिटी के कारण भी और दूसरा प्रेशर के कारण भी। और यहाँ पर इस तरीके से एग्जाम्पल समझो कि इस बार जो मेले का झूला है वर्ट हॉरिजेंटली रखा हुआ है किसी गोल स्विमिंग पूल में, और वहां पर बहुत हाई पानी आ रहा है, उसके ब्लेड घूम रहे हैं और ब्लेड घूम कर हमारे रनर को घुमा रहे हैं। तो इसलिए बच्चों इसमें क्या है, गाइड मैकेनिज्म है। गाइड मैकेनिज्म मतलब उस टरबाइन से पहले, उस रनर से पहले भी हमने कुछ ऐसी चीज लगा रखी है जिसमें ब्लेड लगे हुए हैं और जो गाइड कर रहा है हमारे पानी को कहां पर, रनर की तरफ। सिंपल बात है। और फिर क्या है बच्चों, ड्राफ्ट ट्यूब, यानी कि ड्राफ्ट होता है बच्चों बाहर निकालना, ड्राफ्ट का मतलब ही बाहर निकालना है। गाइड का मतलब ही क्या है बच्चों, इधर पानी को भेजना। गाइड का मतलब होता है डायरेक्शन देना, गाइड वही तो होता है, डायरेक्शन किसे दे रहा, पानी को। और रनर क्या है बच्चों, जो रनर घूम रहा है। और केस तो तुम्हें पता ही है, सिंपल बात है बच्चों, रटना कुछ नहीं है, बस नाम याद रखने, खुद ही लिख दोगे इन चीजों को, बस तुम इन चित्रों को, डायग्राम को याद रखना है तुम्हें, सिंपल एकदम। अब चलते हैं किसकी तरफ, पंप्स की तरफ। चलो बच्चों अब समझते हैं अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप को। सेंट्रीफ्यूगल पंप कह दो या घर का समरसेबल कह दो, एक ही बात है। कल हमने सीखा था बच्चों अपनी एसी चलानी, फ्रिज चलानी, यानी कि कैसे चलते हैं उसकी वर्किंग। शायद घर में भी सिखा दी हो तुमने अपने, है ना, सिखानी चाहिए क्योंकि मजा आया था, सीख ली होगी मेरे ख्याल से तुमने। आज सीखेंगे घर का मोटर कैसे चलता है ना, कहते हैं ना कि कोई भी आवाज लगाता मोटर चला दे, मोटर बंद कर दे, वो कैसा काम करता है, कैसे वो पंप करता है पानी को, उसको सीखेंगे, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल पंप। सबसे पहले समझते हैं इसके नाम को, जो कि हम हमेशा सब करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल क्यों नाम रखा बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से नाम आया है ये। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बच्चों, जो कि आउटवर्ड लगता है, कहां से, सेंटर से बाहर की तरफ। जब किसी भी चीज को घुमाया जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसी मैकेनिज्म है, यानी कि एक ऐसा मोटर है जो कि पानी को घुमा के बाहर फेंक रहा है ना बच्चों, एकदम आउटवर्ड द सेंटर फेंक रहा है, इस तरीके से घुमा के। जैसे कि बच्चों तुमने देखा होगा दिवाली पे जब हम चक्री नहीं चलाते, चक्री ऐसे चलाते हैं जो बहुत तेज तेज घूमती है, तो क्या करती है, जब वो हल्की हल्की घूमती है, हल्की हल्की घूमती है, तो उससे जो चिंगारी है कम निकलती है, लेकिन जब वो बहुत तेज घूमती है ना चक्री, तो बहुत दूर तक वो फेंकती है अपनी पावर को, है ना। ऐसे ही हमारा पंप है, जो कि बच्चों जब बहुत तेज चलता है तो वो बहुत तेज पानी का फ्लो बाहर फेंकता है, और उससे ही हमारा पानी टैंक में आता है और हम काम कर पाते हैं। सही बात है। अब देखो वन बाई वन कैसे जानेंगे, जान लिया होगा वैसे तुमने, इसके पार्ट्स भी जान लोगे, लिख दोगे आराम से। क्या है बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करता है, लिफ्ट करता है पानी को ग्राउंड से हाइट पर, किसी हाइट पर, हायर हाइट पर। सिंपल काम है इसका। एक्सप्लेनेशन क्या है, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा किसको, यानी कि इंपल्स क्या होता है बच्चे, इंपेलर इंपेलर होता है बच्चों इसका पार्ट, एक रोटेट करने वाला पार्ट, यानी कि इसका एक समझ लो बेसिक पार्ट किसका, सेंट्रीफ्यूगल पंप का इंपेलर है, जो कि काम करेगा पानी को रोटेट करने का। यानी कि एक तरीके से क्या कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है पानी के ऊपर। उससे क्या हो रहा है बच्चों, भाई एक तरीके से मशीन ही घूम रही है, पहिया ही तो घूम रहा है, तो क्या हो रहा है, वो मैकेनिकल वर्ड को, मैकेनिकल एनर्जी को काय में कन्वर्ट कर रहा है,
काइनेटिक एनर्जी में। किसकी? पानी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? जो रनिंग की एनर्जी है, यानी कि किसी चीज में अगर हम उसमें वेलोसिटी दे दें, काइनेटिक एनर्जी होती है वो। तो क्या कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सिंपल बात है भाई। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इसकी। बच्चों देखो, मैंने गलती से ये नंबर 2 मतलब 1 पे लिख दिया, ये 2 होना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा देखो, हमारा जो मोटर होता है बच्चा, है ना, जब तुमने देखा होगा बोरिंग करते हैं नीचे, जब हमारा सबमर्सिबल गड़ता है तो हम सबसे पहले क्या डालते हैं? उसमें मोटर डालते हैं। वही मोटर है बच्चों ये इम्पेलर, है ना। ये क्या काम करता है भाई, इसमें क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं वो पढ़ते हैं भाई। सबसे पहले क्या करेगा वो, जो नीचे का ग्राउंड वाटर है उसको सक करेगा, यानी कि एक चीज उसमें ऐसा पाइप होना चाहिए जो कि उसको सक करे, तो उसका नाम क्या है? सक्शन पाइप। उसमें क्या क्या लगा होगा? उसमें लगा होता है तो एक लगा होता है फुटवॉल, है ना, वाल्व। और एक लगा होता है स्टेनर। ये क्या क्या चीज है देखो। सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया सक्शन पाइप क्या होगा, सक करेगा नीचे के ग्राउंड वाटर को, कहाँ तक लाएगा? इम्पेलर तक लाएगा, है ना। ये क्या है बच्चों? इम्पेलर तक लाएगा, क्योंकि इम्पेलर ही है चक्की हमारी जो घुमाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स देगी। सिंपल बात है, यानी कि सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? सक्शन पाइप। अब इसमें ये पढ़ो, ये क्या है? फुट वॉल्व और स्टेनर। फुटबॉल नहीं, वॉल्व और स्टेनर। ये क्या है बच्चों? देखो सुनो मेरी बात। जैसे नीचे से पानी आया, है ना, कहाँ तक? इम्पेलर पर आया। तो बच्चों एक बार बताओ, क्या ग्रेविटी के कारण वो नीचे को नहीं जाएगा फिर? मतलब ऐसा नहीं आएगा जो पानी वहां तक आ गया इस चक्की तक, इम्पेलर तक, वो नीचे भी तो जा सकता है। देखो ये है सक्शन पाइप, नीचे भी तो जा सकता है। तो क्या होना चाहिए? ऐसा वॉल्व जो कि पानी को ऊपर तो ले आए लेकिन नीचे ना जाने दे, तुरंत बंद हो जाए। बात समझ रहे हैं? यानी कि एक तरीके से पैर रख दो उस पर, फुट इसका नाम इसलिए दे रखा है ना। ऊपर तो आया लेकिन एकदम पैर रख दिया उस पर, एक तरीके से नीचे नहीं जाने का पानी। तो इसका काम यही लिख रखा है मैंने। और इस पे लगी होती है एक स्टेनर। स्टेनर का क्या काम है बच्चों? एक तरीके से छन्नी है, केवल पानी को अंदर आने देगी, लेकिन छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं बच्चों, जैसे कि हमारा पत्थर उत्थर के टुकड़े होते हैं, उनको वहीं रोक देगी। तो ऑब्वियसली होना चाहिए भाई ये। तो इसका काम क्या हुआ? सक्शन पाइप का पानी को ऊपर लाना। इसका काम क्या हुआ? पानी को नीचे ना जाने देना, केवल ऊपर लाना। कहाँ तक? इम्पेलर तक। और इसका काम हुआ पत्थर को छाट देना। यही हमने लिख रखा है बहुत अच्छे से। अब बात आते हैं, पानी आ गया इम्पेलर पर। अब इम्पेलर क्या करेगा? यहाँ पर लगे हुए हैं ब्लेड्स। तो इस ब्लेड्स के हेल्प से हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी में, और ये लगाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किस पे? पानी पे। बहुत तेजी से पानी को रोटेट करेगा और पानी जाना शुरू हो जाएगा ऊपर। इसकी ही मैकेनिज्म हमने यहाँ पर लिख रखी है, देखो ये इम्पेलर। द वर्ड इम्पेलर, जो इम्पेलर वर्ड है बच्चों, ये कहाँ से आया है? ये वर्ड आया है इम्पेल से। और इम्पेल का मतलब ही क्या होता है? इम्पेल का मतलब ही होता है किसी चीज को पुश करना या फिर स्पिन करना। वही कर रहे हैं, पुश भी कर रहे हैं, स्पिन भी कर रहे हैं। इसका नाम इसलिए इम्पेलर है। किसी का नाम खाने का नहीं रखा गया कहीं भी, है ना बच्चों। ये क्या करेगा? इट इज द व्हील विच कर्व ब्लेड इनसाइड द पंप। यानी कि जो ब्लेड है ना बच्चों, ये वाले, ये कर्व ब्लेड है, जो इसकी हेल्प से ही ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा पा रहा है पानी पे, है ना। इट स्पिन वेरी फास्ट एंड थ्रो वाटर आउटसाइड यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सिंपल बात है, ये सब कुछ मैंने समझा दिया, पढ़ने की जरूरत है मेरे ख्याल से है नहीं। अब है केसिंग बच्चों। ये क्या करती है? ये क्या भाई, केसिंग तो हर किसी में होगी भाई। एक बात बताओ, सेंट्रीपिकल ये फोर्स लगा रहा है इम्पेलर, पानी को बहुत तेजी से रोटेट कर रहा है। अगर बाहर उसको उसके केस नहीं लगा होगा कुछ, यानी कि उसको रोकने के लिए कुछ पार्ट नहीं लगाएंगे हम, तो वो तो पानी डाइवर्ट हो जाएगा इधर उधर। यानी कि हमें क्या चाहिए? पानी की एक तरीके से मूवमेंट चाहिए एक डायरेक्शन में। तो उसके लिए क्या करेंगे? केसिंग लगा रखे। इट इज द आउटर कवर अराउंड द इम्पेलर। इम्पेलर के चारों तरफ कवर देने का काम कर रही है। इट कलेक्ट वाटर थ्रोन बाय द इम्पेलर एंड डायरेक्ट इनटू द डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप में भेज देगा ये केसिंग। भाई ऑब्वियसली बात है, इसका यही काम है। चारों तरफ से पानी इकट्ठा करेगा, डिलीवरी वाल्व में पानी चला जाएगा, क्योंकि पानी का प्रेशर इतना तगड़ा है। अब आता है बच्चों 4th नंबर पे हमारा डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप क्या करेगा? हमारे घर तक, जहां तक हमारे टैंक में पाइप जा रहा है उसे डिलीवरी पाइप बोल लें। टैंक को भर देगा, या फिर डायरेक्ट सबमर्सिबल से पानी ले लो, उसे डिलीवरी पाइप बोल लो। सिंपल नहीं था, इसमें कुछ है, इसमें कुछ नहीं है, बस नाम याद रखना तुम्हें।
क्या नाम रखना है, याद रखना है, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब होता है जो सेंटर से आउटवर्ड की तरफ लगे। सेंटर पे क्या रखा होगा, दिवाली की चक्की से याद रख लो, सिंपल सी बात। क्या रखा होगा, एम्पेलर। एम्पेलर का नाम याद रखो, सिंपल बात, खत्म। एम्पेलर क्या करेगा, बाहर फेंकेगा पानी को, उससे पहले पानी आना चाहिए एम्पेलर तक। वो पानी कौन लाएगा, सक्शन पाइप सक कर रहा पानी को वो, उसमें क्या लगा होगा, एक फुटबॉल लगा होगा जो कि एकदम पैर रख देगा, ऊपर पानी आएगा कि नीचे नहीं जाने का। उसके बाद क्या लगा होगा, स्टेनर। स्टेनर क्या काम करता है, पत्थर को छानने का काम। सिंपल बात है बच्चों। फिर क्या क्या लगा होगा भाई, केसिंग लगी होगी उसके चारों तरफ जो कि पानी को एक डायरेक्शन में पुश करे, और उसके बाद डिलीवरी पाइप होगा। तो इससे सिंपल और क्या हो सकता है, मुझे ये बताओ बच्चों। ये हुई आपकी 4th यूनिट खत्म, और अभी आधा घंटे में आप 5th यूनिट पढ़ लेंगे। 5th यूनिट में बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट करने वाले हैं बस हम, क्योंकि 5th यूनिट है बहुत बड़ी। 5th यूनिट को ही 5 घंटे 4 घंटे चाहिए अलग से, इसलिए हम यहाँ पर केवल मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट करेंगे, और वो ही एग्जाम में आपको रखे मिलेंगे। चलो बच्चों, अपनी लास्ट यूनिट शुरू करते हैं जिसका नाम है मेजरमेंट एंड मैकेट्रॉनिक्स। सबसे पहले हम मेजरमेंट पढ़ेंगे यहाँ पर। बच्चों हम यहाँ पर केवल 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। यूनिट बहुत बड़ी है ये, इसको टाइम देना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाया हमें। केवल 3 क्वेश्चन करेंगे, और 3 में से 2 क्वेश्चन आपको जरूर ही एग्जाम में मिलने वाले हैं, और तीनों ऐसे कर लेंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूल लेंगे, ये हमारी गारंटी है ना बच्चों। देखो क्या है, सबसे पहला हम क्या करने वाले हैं, मेजरमेंट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, सीबैक इफेक्ट या फिर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ये क्या होता है पहले ये पढ़ना हमें, और उसके बाद हम चलेंगे थर्मोकपल पे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाएगा भी, है ना बच्चों। क्या होता है सीबैक इफेक्ट या फिर थर्मोकपल में सीबैक इफेक्ट यूज होता है, इसलिए पहले ये पढ़ रहे हैं। देखो सिंपल सा क्या होता है बच्चों, अगर हम बच्चों 2 तार को ऐसे को जोड़ दें, यानी कि मेटल के 2 तार लिए जो कि अलग अलग मेटल के बने हैं, समझ लो एक कॉपर का है, कॉपर का, एक है आयरन का, है ना बच्चों। दोनों को आपस में कपल कर दिया, ठीक। अब उसको कहाँ रखा, एक को रखा हॉट टेम्परेचर पे और एक को रखा कोल्ड टेम्परेचर पे। तो होता क्या है बच्चों, हीट कहाँ पर फ्लो होगी, हॉट से कूल की तरफ। तो कुछ इलेक्ट्रॉन हॉट से कोल्डनेस की तरफ, यानी कि जहां पर कूल रखा गया है, जहां पर दूसरा वायर है उसकी तरफ फिल हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा, एक डिफरेंस पैदा हो जाता है, वोल्टेज डिफरेंस, और उस वोल्टेज डिफरेंस की वजह से ही हम अलग अलग वैल्यू उसकी नोट कर लेंगे, है ना बच्चों। फ्लक्चुएट करा करा के करंट, यानी कि टेम्परेचर फ्लक्चुएट करा करा कर, और उससे हम कैलिब्रेशन की हेल्प से या फिर चार्ट की हेल्प से टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। तो सीबैक इफेक्ट किसे बोलते हैं, सबसे पहले ये पढ़ो, सीबैक इफेक्ट बोलते हैं जो कि एक वोल्टेज डिफरेंस आया है हॉटनेस और कोल्ड जंक्शन की वजह से, जो 2 जंक्शन हमने बनाए थे, सीबैक इफेक्ट सही बोलते हैं। देखो पढ़ लो, सीबैक इफेक्ट will produce the electricity when there is a temperature difference between the two joint metals wires। सिंपल है बात, एक्सप्लेनेशन यही लिख रही है जो मैंने बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलता है हमारा थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या है बच्चों, सिंपल सी बात है, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें। थर्मो मतलब टेम्परेचर मेजर करना, किसके थ्रू, कपल के थ्रू। कपल क्या है बच्चों, हमारा यहाँ पर 2 वायर हैं जो कि अलग अलग मेटल के बने हुए हैं, सिंपल बात है। अलग अलग मेटल लेने का क्या फायदा है बच्चों, ये फायदा है क्योंकि बच्चों उसमें वोल्टेज डिफरेंस आसानी से हो सकता है, क्योंकि हमने मेटल ही डिफरेंट ले लिए, और वोल्टेज डिफरेंस ही तो करना है, करंट तभी तो पैदा होगी ना, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो होंगे जब वोल्टेज डिफरेंस होगा। तो यहाँ क्या है, ए थर्मोमीटर इज अ डिवाइस, एक thermocouple is a device used to measure the temperature using the Seebeck effect. It produces a small voltage difference when the two junction are at different temperature। बिल्कुल सेम चीज लिखी है जो Seebeck effect है और जो मैंने बोल दी। अब आगे बढ़ते हैं सी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा बच्चों, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन होगी इसमें, एक तो हॉट जंक्शन होगा, एक कूल जंक्शन होगा। भाई वही चीजें रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा दोबारा, है वही चीज जो मैंने अभी बता दी आपको मैकेनिज्म में, है ना बच्चों। हॉट जंक्शन पे एक वायर का कनेक्शन रखा होगा हमारे, यानी कि जंक्शन का पूरे का, और एक कोल्ड जंक्शन होगा जिसे हम रेफरेंस टेम्परेचर मान लेंगे, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सेंस वाला टेम्परेचर होगा जिसे हम टेम्परेचर को सेंस करना चाह रहे हैं। ये हॉट जंक्शन है, ये कोल्ड जंक्शन है, और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, वोल्टमीटर। जैसे ही बच्चों इसमें वोल्टेज में डिफरेंस आएगा, वोल्टमीटर पढ़ लेगा, और उस वोल्टेज डिफरेंस से ही हम पता लगा लेंगे क्या टेम्परेचर होगा इस कोल्ड हॉट बॉडी का। सिंपल है बच्चों, यही इसमें लिख रहा है हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बारे में। अब वर्किंग पढ़ लेते हैं। वर्क क्या करेगा बच्चों, कैसे वर्क करेगा, सिंपल मैंने अभी अभी बता दिया, सीबैक इफेक्ट पे काम करता है। सीबैक इफेक्ट क्या होता है, जब 2
हम अलग अलग मटेरियल के वायर को अलग अलग टेम्परेचर पर रखते हैं, तो बच्चों उसमें एक वोल्टेज डिफरेंस पैदा हो जाता है, जो कि वोल्टेज डिफरेंस हम वोल्ट मीटर से पढ़कर टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं, जिस बॉडी को हमने जिस टेम्परेचर पर होट कर रखा है। सिंपल है बात, वही हमने इसमें लिख रखा है, देख लो आप, सिंपल पढ़ गए। इससे आसान क्या हो सकती है चीजें, मुझे ये बताओ। देखो ये रहा बच्चों, क्या है यहाँ पर डायग्राम, इसको बदल दिया। भाई ये वोल्ट मीटर है बच्चों, इसमें 3 टेम्परेचर हम देख रहे हैं। देखो क्या है, टी सेंस, सेंस मतलब जो सेंस कर रहे हैं, टी रेफरेंस, किसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, वो रेफरेंस हो गया कोल्ड वाला, है ना। और एक हो गया टी मीटर, यानी कि जहां पर हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। तो बच्चों क्या हुआ, एक ईएमएफ जनरेट होगा, किसकी वजह से, डिफरेंस इन सेंस टेम्परेचर और रेफरेंस टेम्परेचर की वजह से, और एक कोफिशिएंट आएगा एस, इसको हमने बोल दिया सीबेक कोफिशिएंट, है ना बच्चों। सीबेक इफेक्ट की वजह से ही पैदा हो रहा, इसलिए सीबेक कोफिशिएंट हमने इसको नाम दे दिया है ना। सिंपल चीज है बच्चों, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। अब इससे रिलेटेड एक और चीज पढ़ते हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड ही। चलो बच्चों अब 2 टॉपिक और पढ़ते हैं अपने, जिसका नाम है पहले का ऑप्टिकल पायरोमीटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है, आप 2 मिनट में समझ जाओगे क्या होता है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट छाप के आओगे जू का तू। और फिर पढ़ेंगे बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है क्या नाम है, मैकेट्रॉनिक्स। मैकेट्रॉनिक्स मतलब मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का मिक्सचर। चलो पढ़ते हैं ऑप्टिकल पायरोमीटर। क्या है बच्चे ऑप्टिकल, देखो ऑप्टिकल नाम आ रहा है, सबसे पहले तो ऑप्टिकल का मतलब होगा कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा जिसका यूज किया जा रहा होगा, कोई लेंस वेंस लगा होगा जिस पर रेडिएशन आ रहा होगा ना, ऑप्टिक्स उसे ही बोलते हैं, वेव्स की स्टडी। आगे पढ़ो, क्या है ये पायरोमीटर, इसका मतलब क्या है। पायरो बोलते हैं बच्चों, ग्रीक वर्ड है ये पायरो, उसको बोलते हैं हीट या फिर हॉटनेस, यानी कि हीट को बोलते हैं पायरो। और मीट्री को किसे क्या बोलते हैं बच्चों, मेजरमेंट। यानी कि यहाँ पर ऑप्टिकल मेथड से हमने हीट का मेजरमेंट करना है, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करना है। बात समझ में आ गई। ऑप्टिकल का मतलब है रेज, यानी कि वेव्स के माध्यम से जो टेम्परेचर हमारा रिकॉर्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल पायरोमीटर हम बोलेंगे। मतलब समझ लिया। अब समझो क्या है डिवाइस, बहुत ही कमाल की डिवाइस है। समझो बच्चों कैसे मेजर करता है टेम्परेचर को। कोई बच्चों दूर एक समझो कि बहुत तकड़ा टेम्परेचर की कोई बॉडी रखी है, जैसे कि समझ लो कोई सन है ना भाई, सन से लाइट आ रही है तो वो हॉट है भी तो पूरा, है ना, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक हमने एक सिस्टम लगा रखा है अपना, जैसे कि दूरबीन, है ना, उससे उस सन को देख रहे हैं। और उस दूरबीन से जहां से देख रहे हैं हम, और सन जो रखा है हमारा जो सिस्टम है, उसमें एक छोटा सा, यानी कि जो हमारा दूरबीन है उसमें एक छोटा सा हमने फिलामेंट यानी कि बल्ब टाइप का लगा रखा है। फिलामेंट समझ लो बस, है ना, बल्ब टाइप, जैसा फिलामेंट रहता है ना बल्ब में, ऐसा। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब क्या हो रहा है बच्चों, जो सामने हमारा सूरज है यानी कि वो ग्लो हो रहा होगा, उससे रेडिएशन आ रहा होगा, है ना, उसका हमने कलर देख, हमें कलर चमक रहा होगा, वो रेडिश कलर का है। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक क्या है बच्चों, नॉब है, जिसकी हेल्प से हम उसका फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है। टेम्परेचर उस पॉइंट तक बढ़ा रहे हैं जहां तक वो एज इट इज ऐसा चमकना शुरू कर दे जैसा सूरज चमक रहा है, या फिर वो वाला एलिमेंट या फिर वो वाला प्लेस चमक रहा है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सही बात है। क्या बच्चों वो उस टाइम पे जो हमारा फिलामेंट है वो इनविजिबल नहीं हो जाने का, मतलब छुप नहीं जाने का, ऐसा जैसे कि वो मतलब पीछे तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रखा ना जिसका हम टेम्परेचर मेजर करना चाह रहे हैं। देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ही बढ़िया मेथड है। बिना उस सरफेस पे जाए और बिना किसी चीज को टच करे हम पता लगा सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कैसा क्या है। देखो क्या हुआ, तो क्या हुआ, हमने उसका करंट मतलब उस नॉब को वहां पर सेट कर दिया जहां पर वो उसके एकदम एज इट इज ग्लो करने लग जाए, है ना। और उस टाइम पे हमने उसका करंट मेजर कर लिया, किसका, अपने वायर का। और उस टेम्परेचर को कैलिब्रेट करके हम पता लगा सकते हैं सामने वाला जो बॉडी है वो जो ग्लो कर रही है उसका टेम्परेचर क्या है। बहुत ही कमाल का मेजरमेंट है बच्चों, ये बहुत ही कमाल का इन्वेंशन है। और इसका यूज करके हम बहुत हाई टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं, 400 से लेके 700 से लेके 4000 डिग्री तक हम टेम्परेचर को इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं। कितना बेहतरीन काम है ये बच्चों। देखो हमने पूरा का पूरा इस पर लिख रखा है, जो मैंने बोला है एज इट इज लिख रखा है यहाँ पर,
बिल्कुल इसी भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में, है ना बच्चों। और ये देखो इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, देखो ये आई पीस है, मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं अपनी आंख से, किसे देख रहे हैं, एक टेम्परेचर सोर्स है हमारा जो बहुत हाई टेम्परेचर जिसका है, और उससे रेडिएशन निकल रहा है, वो रेडिएशन हमारे तक भी जा रहा होगा जब तो दिख रहा है वो, है ना। हम इस लेंस के स्क्रीन से हमारे पर आ रहा है, और ये हमारे हमने क्या लगा रखा है बच्चों, ये लगा रखा हमने फिलामेंट। अब इस फिलामेंट को बैटरी से लगा के यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है, और इससे हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, एक तरीके से इसे करंट दे रहे हैं। और जब ये एज इट इज इस तरीके से ग्लो करने लग जाता है, उस टाइम पे हम उसका करंट मेजर कर लेते हैं। बस वो ही करंट से हम पढ़ लेते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या होगा, है ना। सिंपल बात है, कितना सिंपल डायग्राम और कितना सिंपल एक्सप्लेनेशन, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है। अब बच्चों इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज तो ये है बच्चों, ये बिना किसी सरफेस पे जाए या बिना बहुत दूरी से बिना टच करे सरफेस के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करता है, 700 से 4000 डिग्री तक। और क्या है बच्चों, सेफ है, क्योंकि भाई हम किसी ऐसे प्लेस पे भी नहीं जा रहे जो अनसेफ हो हमारे लिए, और पहले हम दूर से ही उसको मेजर कर ले रहे हैं। और क्या है बच्चों, क्विक एकदम रिजल्ट हमें मिल जाते हैं, ये बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, ये उस बॉडी का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकता जो हीट तो है लेकिन ग्लो नहीं हो रही। भाई ये तो ग्लोनेस देख रहा ना उसकी, जैसे कि बच्चों बहुत सारी डस्ट है ना ऐसी होती है, बहुत सारी गैसेस ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा हीट तो होती हैं लेकिन वो बाहर ग्लो नहीं करती उस चीज को, तो उसका टेम्परेचर हम मेजर नहीं कर सकते। दूसरा क्या है इसका डिसएडवांटेज बच्चों, इसके लिए हमें ऑपरेटर जो चाहिए, यानी कि जो मेन पावर चाहिए वो बहुत हाई स्किल चाहिए, है ना। दो भाई हाई स्किल चाहिए तो ऑब्वियसली ये भी एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। और क्या है बच्चों डिसएडवांटेज, ये थोड़ा सा हाई कॉस्टली है बस, और कुछ नहीं है इसके डिसएडवांटेज, है ना बच्चों। ये डिसएडवांटेज इसके लिखे हुए, सिंपल बात है बच्चों, पढ़ लोगे हम, ऐसा नहीं है कि पढ़ पढ़ के सुनाएंगे आपको एक वर्ड, ये लिख रखा है, इसमें लिखने में मेहनत लगती है, लेकिन जो कर रखा है हमने वो खुद से सीखी हुई चीजें हैं, तभी इतना सिंपल वे में आपको समझा पा रहे हैं। चलो बच्चों आगे समझते हैं क्या है मैकेट्रॉनिक्स। ये क्या है बच्चों, ये बच्चों इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को और कंप्यूटर साइंस को जोड़ने वाली चीज, इसको ऐसा पढ़ो MECH, यानी कि मैकेनिक्स बन रही है इससे, ट्रॉनिक्स से बन रही है इलेक्ट्रॉनिक्स, और CS से बन रही है कंप्यूटर साइंस, ऐसा समझ लो इसे। यानी कि 3 ब्रांच को आपस में जोड़ने वाली एक ब्रांच जिसको बोल रहे हैं मैकेट्रॉनिक्स। ये कैसा क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखो इसके, है ना बच्चों, और बताओ कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, सिंपल ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इवोल्यूशन से शुरू करते हैं, इसकी हिस्ट्री से शुरू करते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई है बच्चों। 1960 से पहले क्या था, सारी की सारी जो मैकेनिक्स थी हमारे पास, यानी कि जो मैकेनिकल डिवाइसेस थी वो मैनुअली ऑपरेट होती थी, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस उसमें लगी हुई नहीं थी। उसके बाद आता है बच्चों 1970, यानी कि 1960 के बाद का दौर। जापान में एक साइंटिस्ट पैदा हुए जापानीज, जिसका नाम है यासी काजा, उन्होंने इस टर्म को इजाद किया जिसका नाम है मैकेट्रॉनिक्स, जो हम आज पढ़ रहे हैं। यानी कि उनका ये इन्वेंशन था, उनका ये विजन था कि हम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़ेंगे और फिर हम अपने डिवाइसेस को यूज करना शुरू करेंगे। कितना बेहतरीन विजनरी आइडिया था, जब तो बहुत सारी कंट्रीज हमसे बहुत आगे हैं, है ना बच्चों। फिर आता है 1970 का दौर, जब हमारे माइक्रो प्रोसेसर बनने शुरू हुए और वो थोड़े थोड़े यूज में आने शुरू हुए हमारे किसमें, मैकेनिकल पार्ट्स में। फिर आया 1980 का दशक, जब हमारे कंप्यूटर्स, है ना, मोस्टली कंप्यूटर्स यानी कि इस बढ़िया कंप्यूटर डेवलप होने शुरू हुए और हमारे मैकेनिक्स के पार्ट्स में वो लगने शुरू हुए, जिससे हमारा मैनुअल कंट्रोल किसके हाथ में चला गया, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के हाथ में। और फिर आया हमारा दशक बच्चों 1990 से लेके अब तक का, जिसमें हम अपनी डिवाइसेस को यानी कि प्रोसेसर्स को, कंप्यूटर्स को और AI को जो अभी यूज कर रहे हैं हम, उसको बहुत हद तक इनहांस कर चुके हैं। कैसा लग रहा है बच्चों टॉपिक पढ़ के, मजा सा आ रहा ना, कुछ है इनमें, यूनिट 1 से लेकर 5 तक नथिंग, कुछ नहीं है, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, लीजिए एंजॉय कीजिए। अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। हाँ बच्चों मैकेट्रॉनिक्स के एडवांटेजेस देख लेते हैं यहाँ पर, और आगे पढ़ेंगे हम ऑटोनिक्स, बायोनिक्स और एवियोनिक्स, ये सब
बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है ना सबको मिलाकर, है ना, और है कुछ नहीं है, बिल्कुल जरा सा काम है इसमें। एडवांटेज क्या होंगे भाई, बहुत सारे अनगिनत एडवांटेज है इसके, जैसे कि बच्चों इंक्रीज प्रोडक्ट क्वालिटी, है ना, रिलायबिलिटी, रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट, सेव टाइम एंड मनी, मेक मशीन स्मार्टर एंड इजियर टू यूज, है ना, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं भाई। हमने अपनी डिपेंडेंसी मशीन को दे दी, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है, और है ना, अपने ह्यूमन एफर्ट घटा लिए, है ना, मनी बचा ली। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो सकता है, ऑब्वियसली कोई कॉम्प्लेक्स डिजाइन होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है, हमारे पास सर्किटरी होगी बहुत सारी अलग अलग डिजाइन की, है ना, उसको होल्ड करना, उसको मैनेज करना, उसका मेंटेनेंस करने के लिए हमें स्किलफुल मैन फोर्स चाहिए होगी, है ना, तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज हो गए। और क्या है बच्चों, रिपेयर कॉस्टली हो सकती है, उसकी रिपेयर में टाइम लग सकता है, कॉस्टली हो सकती है बिल्कुल। एप्लीकेशन क्या है, बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गई, रोबोट्स हो गए, है ना, रोबोट जो काम कर रहे हैं वेयर हाउसेज में, बहुत सारी कंपनीज में वे हो गए, है ना, स्मार्ट होम डिवाइसेस हो गए, 3D प्रिंटर हो गया, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, ABS, है ना, गाड़ी में। बच्चों हम देखो, अब तो आपको सिलेबस पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन इनके बारे में 1 बाई 1 भी बात कर सकते हैं हम अलग वीडियो में। बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है कुछ भी। ABS क्या होता है बच्चों, एंटी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है ये, मतलब बच्चों जब हमारी गाड़ी स्किड कर जाए, मतलब समझो एक बात को, अगर हमने ब्रेक लगाए और नीचे जो है वेट सरफेस है, जैसे बारिश पड़ रही है, तो वो तो स्किड कर जाएगी, वो तो जब भी टक्कर मारेगी सामने। तो बच्चों ये क्या करता है, ये ब्रेकिंग सिस्टम व्हील्स को जाम होने से रोकता है ना, जो हमारे पहिए हैं उसको स्किड होने से रोकता है। ये बच्चों हॉल इफेक्ट पे काम करता है, और जो हमारे लैब में रहता है फिजिक्स के लैब में हॉल इफेक्ट रखा रहता है। तो इनके बारे में बात करेंगे 1 बाई 1, आगे वीडियो आती रहेगी और नॉलेज मिलती रहेगी आपको बहुत ही बिंदास वे में। चलो बच्चों, ये बात खत्म हुई हमारी। अब आते हैं ऑटोनिक्स पे। ऑटोनिक्स बच्चों क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो, यानी कि जो हमारे व्हीकल्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स को लगा देना और अपनी चीजों को, यानी कि ह्यूमन एफर्ट को घटाकर बहुत अच्छी डिवाइसेस में उसको बदल देना, है ना बच्चों, यही काम है इसका। जैसे एप्लीकेशन क्या हुई, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। इंजन मैनेजमेंट सिस्टम मतलब इंजन में पेट्रोल इंजेक्ट करना है या डीजल इंजेक्ट करना है, और कब उसको इग्नाइट करना है, उससे हम अपनी फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ये कंट्रोल सिस्टम हम किससे लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस पे। एंटी लॉक सिस्टम हमने पढ़ लिया। क्या है बच्चों, एयर बैग कंट्रोल सिस्टम, है ना, और क्या है, पार्किंग सेंसर्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीड कंट्रोल, जिसे क्रूज कंट्रोल कहते हैं बच्चों हम। जैसा कि अचानक कोई सामने आ गया और हमारे पैर ब्रेक पे इतने अच्छे से आए नहीं, पता चला ब्रेक दबा रहे थे, दबा दिया एक्सेलरेटर, हो गया उल्टा। तो बच्चों ये क्या, क्रूज कंट्रोल क्या काम करता है, उसको गाड़ी को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेता है, अपने अंडर ले लेता है, इलेक्ट्रॉनिक्स अपने अंडर ले लेती है उसको, है ना। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम किसमें, ईवीज में, किसके थ्रू होता है वो, ऑटोनिक्स के थ्रू होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू होता है। ऑटो तो है ही हमारे इसमें। चलो आगे चलते हैं, क्या है बायोनिक्स। बायोनिक्स में क्या है बच्चों, इसमें भी क्या है, बायो यानी कि बायोलॉजी प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स मिक्स हो रही है। जैसे कि बच्चों बहुत सारी चीजें में काम आएगी, आर्टिफिशियल आर्म्स और लेग्स में, है ना, उसको आजकल आप देख रहे होंगे, जब आप पैरा ओलंपिक देखते हैं तो लोग जो हैं जिनके पैर भी पहले से मतलब कटे हुए थे या किसी इंसिडेंट से कट गए थे, एक्सीडेंट में चले गए थे उनके, तो वो लेग लगवाते हैं, है ना। तो किससे पॉसिबल हुआ, वो बायो प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज कर कर। कुछ बायोनिक्स आई ऐसी आ रही है जिसके थ्रू हम कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज कर कर सामने वाला जो ब्लाइंड बंदा है उसको थोड़ी सी फीलिंग दिला दें कि कैसे चीजें दिखती हैं, है ना। पेस मेकर्स आ रहे हैं। पेस मेकर मतलब जो बच्चों किसी का हार्ट ठीक से काम नहीं करता तो वहां पर पेस मेकर यूज करते हैं, जिससे वो हार्ट बीट को रेगुलर बेस पे मेंटेन रखे। और आर्टिफिशियल किडनीज, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, और एग्जांपल के लिए बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं बायोनिक्स में, है ना। और क्या बच्चों, एवियोनिक्स। एवियोनिक्स कहाँ से नाम बना बच्चों, ये एविएशन और मैकेट्रॉनिक्स को मिलकर। एविएशन बच्चों क्या है, हमारा एरोप्लेन या फिर स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करने की एक ब्रांच है। तो इसमें क्या करा हमने, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगा दी अपनी, यानी कि मैकेट्रॉनिक्स लगा दी पूरी की पूरी। इससे क्या फायदा हुआ, इससे तो लाखों फायदा, पता नहीं कितना फायदा है। क्या बचा, नेविगेशन सिस्टम एयरक्राफ्ट में, कम्युनिकेशन सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल, वेदर रडार सिस्टम, इंजीनियरिंग, इंजन मॉनिटरिंग सिस्टम,
ब्लैक बॉक्स लास्ट में है ना बच्चों, जो अहमदाबाद क्रैश हुआ है उसमें ब्लैक ब्लैक बॉक्स की भी अभी रिपोर्ट आ गई है बाहर, है ना, उसमें क्या हुआ था इसके थ्रू ही पता चलता है। इसके थ्रू हम पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग रखते हैं पहले से ही पहले, है ना, सारी जो कि जो भी पायलट और को पायलट आपस में बात कर रहे हैं सब कुछ इसमें कैद होता है। और ये ऐसी जगह पर प्लेस होता है जिससे क्रैश हो लेकिन ये क्रैश ना हो, इस पर कुछ नहीं होगा। इससे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो भी हुआ होगा उस प्रेजेंट टाइम पर, है ना बच्चों। तो कितनी बेहतरीन एप्लीकेशन है। तो हमने अपनी मैकेनिक्स भी पूरी फुल्ली कंप्लीट कर लिया है बच्चों, है ना, बहुत मेहनत लगी है, कोई बात नहीं, पर तुम्हारे लिए सब कुछ जायज़ है बच्चों। ये ऐसे ही वीडियो हमारी आती रहेगी और सेकेंड ईयर में भी आप पहुँचेंगे तो उसके भी कोर्सेज हम अवेलेबल कराएंगे। हमें कमेंट्स करके या फिर हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। 7417851487 हमारा नंबर है, इस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कोर्स इजी वे में समझना हो हमें पहले बता दो, 10-15 दिन में उसकी वीडियो और उसका कोर्स कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही इजी वे में। कहाँ पर? सबसे सिंपल चैनल पर, नाम ही इसका सबसे सिंपल है। और आपको रेगुलर बेसिस पे बहुत इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, नोबेल प्राइज से रिलेटेड और अदर चीज़ों से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी। अपनी नॉलेज बढ़ाते रहो, क्योंकि हमें केवल पेपर के लिए नहीं पढ़ना होता, हमें अपने आप को और अपनी नॉलेज को ग्रो करने के लिए पढ़ना होता है। ओके बच्चों, ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा।